you? Good afternoon, guys. Let me refresh it. Now I can see your text. Okay. So first of all, आप लोगों के जितने डाउट्स हैं पहले डाउट क्लियरिंग करते हैं. ठीक है, आप लोगों ने कल बोला था कि मैम डाउट्स हैं कुछ, तो पहले डाउट क्लियरिंग करेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू एडिशन करेंगे थोड़ा, फिर फर्दर देखेंगे. कोई क्वेश्चन अगर हमें करना है तो क्वेश्चन हम फाइनली उस पर काम करेंगे. अब मैंने आपका कोर्स स्ट्रक्चर बना दिया है. आपकी क्लासेस शुरू होंगी 13 से, और 13 को आपकी लास्ट क्लास है, तो आपकी 14 से शुरू होंगी. यस, 14 से. तो टाइमिंग्स आपके सेम रहेंगे. 1:30 का टाइमिंग जैसे हमारा है, तो हमारे आंसर राइटिंग के सेशंस भी 1:30 से ही रहेंगे. नो, 14th अगस्त. ठीक है, तो 14th अगस्त 1:30 क्योंकि आपके 13th अगस्त तक तो हमारी क्लासेस रहेंगी नॉर्मल टॉपिक वाली. ये आंसर राइटिंग की बात कर रही हूँ मैं, आंसर राइटिंग की. अनदर थिंग इज फॉर दो स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू राइट देयर पेपर इन इंग्लिश, उन लोगों के लिए ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स मैं स्टार्ट करूँगी. उस बैच के लिए अलग से जो जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 का बेसिक होगा, ये कोर्स बेसिक कोर्स, इसका एडवांस वर्जन तो आपके PSIR में होगा. हिंदी मीडियम के लिए ये बाद में स्टार्ट होगा, नवंबर में आएगा. अभी फ़िलहाल इस पे हम काम नहीं करेंगे फॉर हिंदी मीडियम. लेकिन जिन लोगों की सब्सक्रिप्शन अक्टूबर तक है या जिनको पहले ही कवर करना है, वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए 24th of August के बाद से शुरू हो जाएगा ये कोर्स, बेसिक कोर्स. तो पहले इस पे फोकस होगा. तो वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो इंग्लिश वाला कोर्स है वो हम पॉज कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आई विल नॉट टच पॉलिटिकल साइंस. दिस इज हाउ वी विल डू इट. Where's the AC remote? Wait. Himalayan cool. ओके, ठीक है. सो दिस इज हाउ विल डू इट. हाँ, आज यू वांट टू रिवाइज इट, ठीक है, रिवीजन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. विल रिवाइज इट, ठीक है. नो, एक्चुअली इट्स फैन बिल्कुल बंद है एंड द डोर इज क्लोज्ड, फिर AC भी नहीं चल रहा था. तो वैसे ठंड है, लेकिन वही बात है कि ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहता है. आई नीड मोर. तो आई एम एबल टू ब्रीथ बेटर व्हेन द AC इज ऑन. इट्स जस्ट दैट. ठीक है, तो डाउट्स पूछिए अपने. सबसे पहले एम्प्टी लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी, सेम डाउट. मैंने कल आपको बताया था एम्प्टी लिबर्टी का क्या मतलब होता है. एम्प्टी लिबर्टी का देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप नेगेटिव लिबर्टी के साथ में आप एसोसिएट करोगे तो सेम नहीं होता. नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन
जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया, इन्होंने हालांकि ये नेगेटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी लिबर्टी की बात की उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कुछ केसेस होंगे जिसमें अदर रिगार्डिंग एक्शन होते हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो यानी जिस लिबर्टी की ये बात कर रहे हैं वो खोखली लिबर्टी है। समझ आया? तो एम्प्टी लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी सेम नहीं है, उसी में कंडीशन जब लग जाती है इस चीज की तो वो एम्प्टी लिबर्टी बन जाती है, फिर वो लिबर्टी नहीं रहती, अकॉर्डिंग टू जो अर्नेस्ट वाकर बोल रहे हैं यहाँ पर कि इज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। मतलब लिबर्टी की बात करते हैं लेकिन फिर बोलते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर करना मतलब कि अथॉरिटी वो देंगे, या तो आप सीधा बोलते हैं कि स्टेट की अथॉरिटी होगी तो उसमें फिर एनहांस होगी लोगों की लिबर्टी, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट उनका डेवलप नहीं हुआ था। एनी अदर डाउट? रिविजन, ओके। Summation of real will, general will, but summation of actual will. Hmm? There is nothing like summation of actual will. Summation of real will, अगर हम सभी real will का सम निकालते हैं तो वो जनरल विल हो जाएगा। देर इज नथिंग लाइक कि एक्चुअल विल का सम क्या बनेगा, उसकी कोई बात नहीं की है। ठीक है, एक्चुअल विल का जो होता है वो रियलिटी में जो भी हो रहा है आज के टाइम पे वो सब चल रहा है, वो एक्चुअल विल के ही कॉन्सिक्वेंसेस है, बट दैट्स नॉट जनरल विल। दैट इज सभी की एक्चुअल विल जो करते हो आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके करते हो, तो उसका हम जनरल विल नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, नहीं जनरल विल नहीं बोलेंगे, फिर उसको सोसाइटी के बेसिस पे भी नहीं बोलेंगे। एक्चुअल विल इज अ सोसाइटी विल, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप अपने मुताबिक कोई भी डिसीजन ले सकते हो सकता है आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो सकता है ना हो, तो उसको जनरल नहीं बोलते। लेकिन रियल विल जो होती है यहाँ पर ये सोसाइटी से लिंक्ड होती है, क्योंकि सभी की सेम सी है, तो सभी चाहेंगे कि ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि सभी अगर अच्छे हैं तो सभी ये करेंगे, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। समझ आया? एनी अदर डाउट? For part 2 you said we need to write opinions. How do we start collecting those opinions from now? For part 2 in the sense paper 1 section B and paper 2 section B. This is your 30% of the syllabus. तो इसके लिए आपको, हाँ, इसके लिए आपको कुछ ओपिनियंस चाहिए होते हैं, जैसे कि कल अभी मैंने अपनी लास्ट क्लास में आज ही बताया है कि कल के द इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया था जम्मू एंड कश्मीर पे, कुछ डिस्कस किया था। किसने डिस्कस किया था? पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। दैट वाज क्रिस्टोफर जेफरलॉट। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऐसे ही अगर कोई प्रताप भानु मेहता का आपको आर्टिकल दिखता है तो वो हमारे पेपर 1 सेक्शन बी और पेपर 2 सेक्शन बी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? द इंडियन एक्सप्रेस पूरा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का 5 मिनट में ब्राउज कर लो कि क्या कोई ऐसा एडिटोरियल है, किसी ऐसे थिंकर ने लिखा है जो हमारे पीएसआईआर के लिए इम्पोर्टेंट है, या कोई इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कुछ हो, इंडियन का गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हो, जैसे आईजीपी सोचो और एक इंटरनेशनल रिलेशन सोचो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आता है आपका, चाहे इंडियन एक्सप्रेस में हो या फिर द हिंदू में हो, 5 मिनट में आप ब्राउज करोगे। ठीक है, ब्राउज करके कि ये आर्टिकल हमारे फायदे का है कि नहीं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का तो 5 मिनट में ब्राउज करना है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के लिए फायदेमंद है कि नहीं। अगर है तो उसको रीड करो, उसको टिक कर लो और उसको रीड करो। और उसमें रीड कैसे करना है आपको? उसमें जैसे कि सपोज कल का जो आर्टिकल है क्रिस्टोफर जेफरलट का, ठीक है, आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर पे, उसको रीड करोगे, इनका कुछ एनालिसिस होगा जम्मू एंड कश्मीर का या पॉलिटिक्स का, आर्टिकल 370 का इनका एनालिसिस होगा, आर्टिकल 35A का इनका एनालिसिस होगा कि इसके बारे में ये क्या बोलते हैं। वो तो जनरल रहेगा, लेकिन इनके जो सल्यूशंस होंगे या ये कुछ चैलेंजेस बोलेंगे कि अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं
या अभी भी कुछ सोल्यूशन, मतलब और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो चीज आपको फोकस करनी है। जैसे कि लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, मैं आप लोगों को पहले लिंक देती हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन हाँ यही लिंक है, एक्चुअली मैंने दूसरे उसमें दिया था। द हिंदू अच्छा है, सुहासिनी हैदर को आप फॉलो कर सकते हो, शी इज अ गुड वन। लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहता है कि अगर एक दो आर्टिकल्स इधर से आते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स पे जो ज्यादा आर्टिकल्स आते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आ जाते हैं, प्रताप भानु मेहता राइट्स फॉर द हिंदू एज वेल एज फॉर द इंडियन एक्सप्रेस, तो सिर्फ वही आर्टिकल पे फोकस करना है। ज्यादा नहीं होगा, कभी कभी आएगा, ऐसा नहीं है कि रोज ही आता है, हो सकता है 4-5 दिनों में एक आर्टिकल आपको मिल गया, या 15 दिनों में एक आर्टिकल आपको अपने से रेलिवेंट मिल गया। तो उसमें भी पूरा आपको ऐसा नहीं है कि आर्टिकल मिला तो पूरा का पूरा छाप दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस, जो अभी आपको लिंक मैंने दिया है, ओपन दैट लिंक। अगर आप लोग लैपटॉप देख रहे हैं तो ओपन कीजिए एंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर दो ट्रेंड्स की बात करते हैं ये, ठीक है। इफ यू ओपन इट तो यहाँ पे बात की गई है करंट पैराडाइम शिफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, कि ये जो करंट शिफ्ट हुआ है ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, स्टेडी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द स्टेट। सो दो ट्रेंड इनके अकॉर्डिंग है, क्रिस्टोफर जेफर के अकॉर्डिंग। पहला है obliteration of cultural differences and centralization, state centralization, that was illustrated by the Jammu and Kashmir has been dealt with policies and other domains. तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस हिंदी में बी प्रमोटेड एट द एक्सपेंस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मोर डिसिसिवली नाउ, यहाँ पर। तो इसमें इनका जो पूरा है, इनका आखिरी के उसमें आएगा, एक्चुअली आई हैव नॉट रेड इट येट, लेकिन ये जो इनका है इसमें से आप निकालोगे, जैसे लेट अस रीड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। शुरू से करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि द मैनर इन विच द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इज रिवीलिंग पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, उससे मोदी का पॉलिटिकल स्टाइल जो है वो रिवील होता है, जिसका विच डज नॉट ट्राई टू बिल्ड कंसेंसस बट, अच्छा, क्योंकि मोदी का जो पॉलिटिकल स्टाइल है कि वो कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते हैं, यूनिलैटरली अपना डिसीजन सुना देते हैं। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन पे सुनाया था इन्होंने अपना डिसीजन 2016 में, वैसे ही। तो जो प्रेजेंट हुआ है अभी, प्रेजेंट जो भी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया गया है, दैट्स अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स a liberal form of democracy, as the government intends to amend the constitution on the basis of presidential order. तो इसके implications क्या होंगे, इनका क्या कहना है, किस हिसाब से ये लिख रहे हैं, ठीक है, किस हिसाब से ये नेगेटिव में लिख रहे हैं या पॉजिटिव में लिख रहे हैं, उस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत ही अच्छा लिखते हैं। इनफैक्ट इन्होंने लिखा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है जो जिसने लिटरली में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अफेक्ट करेगा जब से बीजेपी पावर में आई है। सो सबसे पहला तो इसका मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे वो इनकी नॉन ऑफिशियल मूव्स में रही है जब से बीजेपी पावर में आई है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये बीजेपी से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। बीजेपी से रिलेटेड कैसे होगा, इसको आप पार्टी सिस्टम के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। पार्टी सिस्टम का एक टॉपिक है हमारा पेपर 1 सेक्शन बी का, पार्टी सिस्टम, जिसमें हम बीजेपी के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बीजेपी के पर्सपेक्टिव से बीजेपी का पॉलिटिकल स्टाइल क्या है, किस हिसाब से आइडियोलॉजी यहाँ पर वर्क कर रही है, उससे एसोसिएटेड है। एनीवन फेसिंग प्रॉब्लम विद द वॉइस और द वीडियो? नो यू आर नॉट, ओके। अंश प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश इट फ्रॉम योर साइड। हाँ, तो उनका पॉलिटिकल स्टाइल से है, जैसे कि अभी तक की जितनी भी मूव्स थी बीजेपी की वो सभी नॉन ऑफिशियल मूव्स हुआ करती थी। जैसे काउ स्लॉटर से रिलेटेड हो, काउ बैन जो था, ठीक है, बीफ बैन, लव जिहाद हो गया, कन्वर्जन का जो प्रोसेस था, ये सब नॉन ऑफिशियल मूव्स थी।
ठीक है। एंड ये काफी वायलेंट भी रहा है, इसमें मॉब लिंचिंग, काफी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हुई हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मूव है, ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें स्टेट अपने आप को ही एज अ मेजोरिटेरियन नेशन कमिट करेगी, क्योंकि मेजोरिटेरियन नेशन क्या है, हिंदू बेस्ड में। तो हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट ने अभी तक इसमें यही रहा है कि दे हैव नेवर रिकंसाइल्ड विद दिस फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ से देखो, पढ़ोगे समझ सारा आएगा कि किस एंगल पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल स्टाइल की ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बात कर रहे हैं आरएसएस से रिलेटेड या इन सब चीजों से रिलेटेड ये बात करेंगे, तो इसमें लिखना क्या है, आपको इसमें से उठाना क्या है, पढ़ोगे सारा, समझोगे सारा चीज। ठीक है, ये तब अच्छे से समझ में आएगा जब आईआर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब पहले आईआर कवर करते हैं उसके बाद हम पेपर वन सेक्शन बी पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से कुछ जो हिस्सा होगा वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगा, कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होगा, कि एज एन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से हमको जब ये कवर करना है, तो इसका जो आखिरी पैराग्राफ है, इफ विल कम टू द लास्ट पैराग्राफ अबाउट कि आज के टाइम पे जो रिफॉर्म्स है हिंदी इसके, जैसे ये बोलते हैं कि जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, इसका इम्पैक्ट दूसरी पॉलिसीज पे भी पड़ेगा, दूसरी डोमेन्स पे भी पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या हुआ करती थी, उर्दू हुआ करती थी। ठीक है, उर्दू या इंग्लिश चलती थी। अब यहाँ पर हिंदी को प्रमोट किया जा सकता है, तो एट द एक्सपेंस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यहाँ पर। तो रिफॉर्म्स ऐसे प्रमोट किए जा सकते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर, नेशनल यूनिटी के नाम पर हो सकता है कि ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स इसमें प्रमोट किए जाएं। तो who's prepared to look anti national। एफिकेसी की जहां तक बात आती है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत जरूरी है। इन द लॉन्ग रन यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल टेंशन बहुत ज्यादा चलेंगी, आइडेंटिटी क्लैश की वजह से इंक्रीज हो सकती है टेंशन। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि इसकी वजह से बाकी की जो पॉलिसीज हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज में ही बाकी की जो पॉलिसीज हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेजेस से रिलेटेड हो गए, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वो अफेक्ट हो सकती है। इस हिसाब से बात करें तो बहुत ही, मतलब जो इनका ट्रेंड है, आपको पूरी एक एक चीज नहीं लिखनी है इसमें, बट यू शुड सी कि कौन सी चीज कोई एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन सी चीज फाइनली कौन सी शिफ्ट की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट। जैसे लास्ट के दो तीन पैराग्राफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, इवन दैट इज इम्पोर्टेंट। उसमें इनका जीएसटी के साथ में ये रिलेट करके कुछ ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हमको ये चीज पता चलती है। जैसे सेंटर के बारे में ये बोलते हैं कि कुछ स्कीम्स थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी जो मोदी ने स्टार्ट की थी। सो he used to criticize a lot of schemes, or when he was chief minister। ये इस टर्म्स में क्या है कि बाद में जाकर के हम देखेंगे कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिनको वो क्रिटिसाइज किया करते थे, अब वही चीजें फॉलो की जा रही हैं। ठीक है, सो पॉलिटिक्स का जो नेचर है विद इन द बीजेपी, जो स्टाइल चेंज हो रहा है, वो पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ऐसा होता है, कुछ चीजें बेसिक लिखी होती हैं, तो उसमें कुछ सोल्यूशन या कुछ चैलेंजेस उसमें बताए होंगे कि इसमें क्या हो सकता है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, इट मे रिजल्ट इनटू दिस, इट मे रिजल्ट इनटू दैट। ठीक है, तो वहां भी आप इसको कर सकते हो। वो जो इम्प्लीकेशंस होंगी उसके कीवर्ड्स उठा करके बस एक कॉपी जो आपने सेपरेट बनाई है अपनी, उसमें लिखो। जैसे कि टॉपिक वाइज आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए इस चीज के लिए, सिलेबस हाथ में रखो। पेपर वन सेक्शन बी का एंड पेपर टू सेक्शन बी का, हमें नहीं बनाना है बैलेंस्ड व्यू, हमें बस इनका व्यू बताना है। आप क्या करोगे, आप अपना जो भी सब आंसर सपोर्ट करते हो आपको दोनों ही बताने पड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव आप अपने आप से नहीं बताओगे संदीप, आप इन स्कॉलर्स का सहारा लोगे, जैसे कि क्रिस्टोफर जेफरर, प्रताप भानु मेहता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नेगेटिव में बोलते हैं या पॉजिटिव में बोलते हैं, तो इन्हीं के आइडियाज को आपको लिखना है, बस वही आपका सपोर्ट हो गया।
ठीक है। सो न्यूज़पेपर आर्टिकल को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको? 5 से 10 मिनट लगेंगे द इंडियन एक्सप्रेस को ब्राउज करने में, कि हमारे टाइप का कोई भी ऐसे है कि नहीं, हमारे टाइप का आर्टिकल है जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसका डेटा या जिसको थोड़ा बहुत मतलब उसका कुछ चैलेंजेस या उसके व्यूज हम कुछ उठा सकते हैं, यहाँ से इम्प्लीकेशन अगर लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम जैसे अगर मुझे एक सपोज दिस इज माई कॉपी पेज, ठीक है, और एक आर्टिकल आया है, तो उस आर्टिकल में से ऐसा नहीं है मैं हर चीज लिखूं। आपको क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम हाफ पेज का, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि वो भी हाफ पेज का, लाइन बाय लाइन नहीं लिखोगे आप लोग, वर्ड लिख सकते हो सिर्फ कि ये आइडियाज इसने प्रमोट किए, या सपोर्ट्स या प्रमोट्स दिस, ठीक है। या ही टॉक्स अबाउट चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस के सामने ये रहेगा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे इफेक्ट होगा या इस पे इफेक्ट होगा, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। राज्यसभा टीवी पे भी अच्छा डिस्कशन होता है, इफ यू वांट टू कोट देम यू कैन कोट देम, बट मुझे लगता है कि इतनी मल्टीपल चीज़ों में मत जाओ। फिर तो ऐसे देखो, पॉलिटिकल साइंस के लिए पहले आपका जो आर्टिकल्स आते हैं इनके, वो आपको करने पड़ेंगे। दूसरा आएगा फिर उसमें राज्यसभा टीवी आप करते हो, फिर उसी के साथ में आप बोलोगे कि वर्ल्ड फोकस मैगजीन आती है, वो भी फॉलो कर लो। फिर इसी में द डिप्लोमैट आ जाती है, फिर इसी में ORF आता है, इसी में IDSA आता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा हम आउटपुट अपने लाने की कोशिश करेंगे, तो अपना लिमिटेड रिसोर्सेज रखो। और सबसे बेस्ट बात रहेगी, अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई चीज आती है उस पर ज्यादा फोकस रखो, एंड मैक्सिमम आप फोकस रखो। वर्ल्ड फोकस करने की जरूरत नहीं है, द डिप्लोमेट करने की जरूरत नहीं है, इफ यू डोंट लाइक इट देयर इज नो नीड। आप लोग ये फॉलो कर सकते हो, ORF या IDSA का एक आर्टिकल, मुश्किल से एक आधा आर्टिकल आता है जो हमारे काम का होता है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। What you would prefer apart from your notes, apart from my notes? देखो, ORF फॉलो कर लो, इनफ है, ठीक है, ज्यादा सोर्सेस मत करो। हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो ज्यादा सोर्सेस, इसलिए राज्यसभा टीवी को भी डोंट गो फॉर इट। आई विल नॉट से कि यहाँ पर जाने की जरूरत है। सिर्फ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, और पहली प्रेफरेंस होगी द हिंदू, ये आप पूरा न्यूज़पेपर करते ही हो, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस होगी कि द इंडियन एक्सप्रेस से आपने करना क्या, डू नॉट परचेज द पेपर, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की आप वेबसाइट पे जा करके आज का जो भी पेपर होता है उस पेपर को ब्राउज कर लो एडिटोरियल सेक्शन में, कि हमारे काम का PSIR के लिए कोई मटेरियल है या नहीं है। अगर कोई मटेरियल है, टिक दैट, उसको हाईलाइट करके सिर्फ वो पढ़ना है आपको। उसके बाद 5 मिनट में ये ब्राउज हो जाता है। ऐसे ही द हिंदू पॉलिटिकल साइंस के लिए ब्राउज हो जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी इसको भी प्रायोरिटी मत दो, इसको प्रायोरिटी कब दोगे आप लोग, जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे ही आपको पढ़ाऊंगी, और मैं खुद भी आपको बहुत सारे ओपिनियंस दूंगी। आपको बहुत सारे ओपिनियंस क्लास में ही मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी चीज अपडेट होती है, आई ट्राई टू डू दैट, लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों को अगर करना है थोड़ा बहुत अपडेट, तो वो आप एक कॉपी बनाओ, और जो एक आर्टिकल है उसमें से बस 4-5 लाइंस उठानी है आपको, 4-5 आइडियाज उठाने हैं, कीवर्ड्स उठाने हैं, मतलब 4-5 कीवर्ड्स जो हमारे आंसर में हम यूज कर सकते हैं, कि अकॉर्डिंग टू श्याम सरन ये चैलेंज हो सकता है। जैसे पर्टिकुलरली इंडिया और अफगानिस्तान, सॉरी, इंडिया एंड पाकिस्तान पे भी जो भी हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं ORF में इधर उधर, तो उनमें से एक दो आर्टिकल्स बस काफी हैं, एक दो ही व्यूज आपको याद रखने हैं। या तो श्याम सरन को कोट कर दो, C राजा मोहन को कोट कर दो, प्रताप भानु मेहता को कोट कर सकते हो, इंडिया पाकिस्तान पे बोलते हैं वो, तो उनको कोट करके उनके बस 2-3 आइडियाज दो, आप 2 से 3 स्कॉलर्स बस याद रखो, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ओपिनियंस मैं बहुत सारे बताऊंगी क्लास में जब हम करते भी हैं, तो 2 से 3 स्कॉलर्स ही याद रखो, उनका मेन पॉइंट आप लिख सकते हो। बाकी डिबेट में आप एक पॉइंट दूसरे स्कॉलर का डाल सकते हो, तो इसमें कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यू कैन डू इट, आपको पूरा दिन भी नहीं लगेगा। पहली प्रायोरिटी सिर्फ द हिंदू रखो, ठीक है। और वैसे भी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें द हिंदू की PDF आती है एंड द इंडियन एक्सप्रेस की भी आती है, तो वहां से सीधा डाउनलोड करके आप देख सकते हो, जल्दी से ब्राउज करके, उसके बाद आप यू मूव फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है आपके काम का है तो करो, नहीं है तो मत करो।
बाकी क्लास में तो देखो सब कुछ आपको दिया जाएगा, तो पहली आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो नोट्स क्लास में दिए जा रहे हैं उसका आपको 100% आना चाहिए। यानी ऑन पेपर जो चीज लिखी गई है, जो पीडीएफ्स आपको दी गई हैं, जो एडिशनल मैं लिखवाऊंगी आपको, या जो भी हम आंसर राइटिंग में एडिशनल करेंगे, जैसे जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हम ऐड किया करेंगे, एक दो पॉइंट्स हर किसी क्वेश्चन में ऐड किए जा सकते हैं, तो वहां पर बस इस पे ध्यान देना है। ये 100% हुआ आपका, उसके बाद फिर फर्दर आप दूसरी जगह पे फोकस कर सकते हैं। तो देर इज नो नीड सो फार, अभी फिलहाल इस पे फोकस रखो, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इस पे फोकस रखना है आपको, ठीक है। बाकी जब कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है तो भी एक दो ओपिनियन ज्यादा ज्वाइन आप ऐड कर सकते हो, या आप ऐड नहीं करने आपको तो सिर्फ एनालिसिस देख सकते हो उस चीज का। जैसे इन फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी चीज होती है, कोई नई चीज होती है, तो उसका बस एक एनालिसिस का छोटा सा कीवर्ड बना करके 3-4 लाइन का वो आप याद रखो कि दिस पर्सन सेड दैट, ठीक है, एंड इस पर्सन का ये ओपिनियन है, और ये नाम आपको याद रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको 2-3 नाम बताए, ये नाम आप जब भी देखोगे कि सबसे पहले देखो कौन से ऑथर ने ये क्या बोला है। जैसे सुहासिनी हैदर का नाम सबको पता है, श्याम सरन का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, प्रताप भानु मेहता इज इम्पोर्टेंट, ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सभी नाम के उनके आर्टिकल्स आपको नीचे लिखा होता है दिस इज द ऑथर, वो दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। बाकी इनके अपने वो भी होते हैं, पेजेस होते हैं ऐसे कुछ, जैसे प्रताप भानु मेहता की सारे आर्टिकल्स एक ही कंपाइल करके एक ही जगह पे भी लिखे होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज काम करना है हमें, हमें एक्सपर्ट वाइज नहीं काम करना है, हमें टॉपिक वाइज काम करना है। हमें ये मेक श्योर करना है कि जो भी टॉपिक हमारे पेपर में आता है उस टॉपिक पे हम अच्छे से अच्छा पॉइंट अपना लिख पाए, और 2 से 3 एक्सपर्ट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। कोई डायनेमिक चीज हो रही है तो हम नया डाल सकते हैं, कोई स्टैटिक चीज है तो उस पर नया डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम 300 मार्क का जो हमारा पेपर है, दोनों पेपर 1 सेक्शन है और पेपर 2 सेक्शन है विच इज स्टैटिक, जिसके लिए आपको ऐसा करना ही नहीं है और कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले उस पर फोकस करेंगे, उसका वैल्यू एडिशन, ठीक है, उसकी आंसर राइटिंग, उसकी पीडीएफ पूरी कंप्लीट करो, वैल्यू एडिशन आंसर राइटिंग के थ्रू हो जाएगा। उसके ऊपर फिर क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे और फिर टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी। तो ये 300 नंबर का इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका कि सभी लोग जो होंगे वो सभी 300 नंबर का पेपर यहीं से मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। अब बाकी का जो 30% है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके उसको भी ऐसे ही कवर करेंगे सिस्टमैटिकली, लेकिन उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना है, उसके लिए मेहनत अलग से करेंगे। फिलहाल पेपर 1 और पेपर 2 सेक्शन ए, इनका जो सेक्शन ए है इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। तो डू नॉट गेट वरिड अबाउट पेपर 1 सेक्शन भी और पेपर 2 सेक्शन भी राइट नाउ, क्योंकि वो समझोगे तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। जितना अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको समझो, उसको रिवाइज करो, उसमें जो पीडीएफ में लिखा हुआ है एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो मैंने क्लास में बोली है चीज वो एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। नाउ यू रियलाइज दिस थिंग कि जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं वही चीजें आपको पीडीएफ में भी दिखती हैं। वो रीजन इसका है ताकि आप रिलेट कर पाओ आसानी से। आई कैन गिव यू मोर ऑल्सो, लेकिन फायदा नहीं है उस मोर का, आपका रिलेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए आई टेल यू, मैं सिर्फ आपको मीनिंग नहीं बताती, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझाती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो इसीलिए आप वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हैं। इफ यू आर वॉचिंग दिस क्लास तो आप रिविजन कीजिए, अभी आपकी नॉर्मल रिविजन होगी, ठीक है। तो अभी जैसे आप लोगों की मैंने जॉन लॉक तक कवर किया था, हमारा अब जॉन स्टुअर्ट मिल तक हो चुका है, तो हमारा 13 ऑफ अगस्त तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीशन हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियोस से ही सारी वीडियोस रिवाइज कर लीजिए, प्लेटो, ठीक है, एरिस्टोटल, ये सभी टॉपिक्स जो है मैकियावेली, एक एक करके रिविजन कर डालो इनकी, फिर इनकी पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लो। उसके बाद आपके पास फिर भी और टाइम होगा। अब ये रिवीजन आपको क्यों हेल्प करेगी, क्योंकि 14 से हम शुरू करेंगे आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग के लिए आपको ये टॉपिक रिवाइज करना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये रहेगा।
तो आप कम से कम 3 बार वीडियो जरूर देखिएगा बिफोर आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म होती है, या फिर दिसंबर से पहले आपको सभी टॉपिक्स की 3 से 4 बार रिवीजन करनी है, वीडियो से भी, पीडीएफ से भी। बाकी जो फ्लो चार्ट दिए गए हैं, कल मैंने अविरल के फ्लो चार्ट्स आपको आई थिंक आइडियोलॉजीज तक उन्होंने मुझे सेंड कर दिए थे, तो वो उन्होंने बनाए हुए हैं, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी पता है क्या होता है, जब आप वीडियोस देख रहे हो सपोज, तो मैंने जैसे क्लास पढ़ाई है आपको, तो साथ में बैठ करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हो व्हेन यू आर री वॉचिंग इट। स्पीड थोड़ी बढ़ा लो उसकी, या जैसे पहली बार रिवाइज करोगे तो 1.5x स्पीड पे कर सकते हो, फिर 1.75x पे, फिर 2x पे। जितनी बार देखोगे उतना ही बेहतर रहेगा, उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आपको समझ में सारा आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे मिसिंग हो जाते हैं। किसी को बोर भी लगेगा तो भी आपको रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन विल मेक श्योर कि जो चीजें मुझे आती हैं मेरे दिमाग में, वो मैं सारी आपको बता रही हूँ, ऐसे ही आपको भी वो सभी चीजें लिखनी है। यू हैव द क्लैरिटी इफ यू डू द रिविजन। आई हैव बिन अ स्टूडेंट ऑल्सो, मैंने भी रिविजन के साथ ही क्लैरिटी आई है, और रिविजन के साथ में ही आई वाज एबल टू राइट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आप खुद के फ्लो चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है, क्योंकि अपने खुद के बनाते हो तो आप अपने हिसाब से बनाते हो कि मुझे कैसे याद करना है। सामने वाले को हो सकता है उसकी ज्यादा क्लैरिटी हो, तो कुछ पॉइंट सामने वाला मिस कर सकता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाइए। अब एज अ टीचर अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाने हो तो मैं बहुत ही डिटेल में बनाऊंगी। और जिन लोगों के पास में फ्लो चार्ट नहीं है, वो लोग, जो मैं पीडीएफ आपको देती हूँ, स्पेशली जो आपकी पीडीएफ्स आती हैं जिसमें पीपीटी फॉर्मेट में पीडीएफ होती है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, ओके। अब क्या डाउट था नेक्स्ट? समवन वाज आस्किंग मी अ क्वेश्चन। पीडीएफ रीड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, समझ समझ के पढ़ना पड़ता है, ऐसा करना है या बस रीड करते जाओ? नहीं नहीं नहीं, समझ समझ के रीड करो। अगर आप एक भी सेंटेंस पढ़ रहे हो उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी कहीं क्लैरिटी मिसिंग है। तो या तो वीडियो पे जाओ और वो टॉपिक दोबारा पढ़ो, या फिर आप बच्चे से पूछ सकते हो, किसी भी अपने साथ वाले स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस लाइन। तो समझो, जैसे कल एक टॉपिक पे समवन इवन आस्क्ड कि इसका मतलब क्या है, मतलब देयर वाज अ हॉब्सियन नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, दिस वाज रिटन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था। और दैट पर्सन आस्क्ड कि मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, क्या पूछा जा रहा है इसमें? तो आई टोल्ड हिम कि ये मतलब है इसका, तो नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो। ठीक है, मैकियावेली में एक डाउट है, यस प्लीज आस्क। नेक्स्ट इज शिफा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डाउट था, आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक आई सी प्रीवियस ईयर, आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक आई सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उनको अटेम्प्ट करने के बाद सेल्फ इवेलुएट करें। फिलहाल के लिए देर इज नो अदर ऑप्शन, तो सेल्फ इवेलुएट ही करना होगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी आप क्वेश्चन लिखते हैं, तो बैच 6 आपके पास में है, बैच 6 में बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, राइट? तो अभी थर्ड मंथ उनका स्टार्ट है, तो एटलीस्ट दे आर वेरी मच अहेड यू। तो उन लोगों को पता है कि मतलब दे कैन इवेलुएट, तो सेल्फ इवेलुएट से ज्यादा बेहतर रहेगा दूसरों से पूछ लो कि मैंने ये आंसर लिखा है, इसमें आपको क्या लगता है? ठीक है, नो नो, आई एम नॉट सेइंग अगर आपको पीडीएफ से रिवाइज करना है, मतलब ऑन अ वीकली बेसिस रिवाइज करना है अगर आपको, तो वीकली बेसिस पे आप वो वाली जो मैंने पीपीटी वाली बनाई है ना, स्लाइड्स वाली, वो वाली आप कर सकते हैं। मैथ के वजह से एक डाउट है, यस प्लीज आस्क ऑल ऑफ योर डाउट्स। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट बाय सुब्रत मुखर्जी बुक कैसी है? ये बुक्स जो हैं इसमें आप पढ़ोगे लेकिन सेलेक्टिव पढ़ना होता है। जैसे हिंदी मीडियम के लिए जब मैं ओपी गौबा के लिए उनका अंडरलाइन कर रही थी उनकी पीडीएफ में, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने सीधा ऐसे क्रॉस की थी कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको पढ़ना भी नहीं है, बात खत्म। तो या तो जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है अनुज, उससे रिलेट करके अगर आप स्टडी करोगे तो उतना ही पढ़ो जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बाकी सब चीजें यू कैन कैंसिल दैट आउट। He said prince should be feared than loved, but he says force should not be
used with at first step. हाँ, is it not contra? No, he is not contradicting himself. He is saying कि आप अगर बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हो कि लोगों की भलाई करते रहो, जिसकी वजह से चाहे वो आपके साथ बुरा करें या आपको आपके जो भी एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज ना करें, तो भी अगर आप वही सेम चीज फॉलो करते रहो, दैट इज नॉट गुड फॉर अ प्रिंस। तो आपको वो फॉलो करना बंद कर देंगे, आपके प्रति जो आप जो भी लॉज लेकर के आओगे उसको ऑब्लिगेशन वो नहीं देंगे फिर। तो इसीलिए पहली चीज ये रहती है कि फोर्स यूज करो, सिर्फ सॉफ्ट पावर यूज मत करो, फोर्स यूज करो उसके साथ में। ठीक है, तो लव और फोर्स दो चीजों की बात की गई थी, जिसमें ये बोलता कि लव को आप यूज कर सकते हो, लेकिन लव को हमेशा फोर्स के साथ में यूज करना है। और फिर बोला उन्होंने कि अगर फोर्स यूज कर रहे हो, सिर्फ फोर्स, लव उसमें ना हो, ठीक है, अगर सिर्फ फोर्स यूज कर रहे हो तो फिर फुल ऑन यूज करनी है आपको, सप्रेस करने के लिए सामने वाले को। लेकिन पहला स्टेप कोशिश यही करो कि पहला ये नहीं होना चाहिए, पहले में ही फुल ऑन फोर्स मत रखो, साथ में लव वाला वो रखो। ठीक है, मतलब जो भी केयर और कंसर्न दिखा करके कि आपकी भलाई के लिए बेहतर है, टाइप सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को इस तरीके से ले सकते हो। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है। ये बोल रहे हैं कि रिलाई आपको किस पे करना है, अल्टीमेटली फियर पे ही रिलाई करना है। इसीलिए एक प्रिंस को ये समझना चाहिए दैट ही शुड बी फियर देन टू बी लव्ड। क्लियर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखते टाइम या तो सब कुछ याद आता है या कुछ नहीं आता है, समझ नहीं आता क्या लिखें क्या नहीं। जैसे प्लेटो में फिलोसोफर किंग की थ्योरी में एजुकेशन लिख देते हैं। हाँ, इसका है, अब आंसर राइटिंग जब शुरू होगी ना अंश, तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे पहले, जो मैंने आंसर राइटिंग सेशंस लिए हैं उसमें थ्योरी ऑफ एजुकेशन अगर मैंने उनसे पूछी या फिलोसोफर किंग पूछा तो उसमें पूरा एजुकेशन का वो डाल दिया। ठीक है कि, और ये भी एक्सप्लेन करने लग गए। सम पीपल आर लाइक दिस, जो थ्योरी ऑफ सोल को एक्सप्लेन करने लगे। अगर मैंने एजुकेशन पूछी तो सोल को एक्सप्लेन करने लग गए। जैसे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा तो उनका था कि उस टाइम पे क्योंकि करप्शन थी, तो करप्शन के चलते वो एक परफेक्ट स्टेट बता आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपना सोल के हिसाब से बोला कि रीजन होता है, और रीजन किनके पास होता है, जो लोग रूलिंग क्लास का पार्ट होंगे, जिनके पास सोल्जर होते, मतलब करेज होता है, वो सोल्जर क्लास का पार्ट होगा। ये सब चीजें बोली गई। फिर उसके बाद आते हैं, फिर एजुकेशन की थ्योरी उन्होंने ये दी, ऐसे दी, और ये हुआ। आपको स्टोरी फॉर्मेट के लिए वो सब सही था, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो जितना क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उतना ही डील करें। जैसे फिलोसोफर किंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ही इज द परफेक्ट गार्डियन, द परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर। ये क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। द परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर। अब परफेक्ट गार्डियन की बात की जा रही है, तो यानी सिर्फ फिलोसोफर किंग की बात की जा रही है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि एथेंस ऐसा था और उसमें लोग ऐसे थे, करप्शन कर रहे थे, मनी को हैप्पीनेस समझते थे, सोफिस्ट आए वहां पर, फिर सोक्रेटिस आए। ऐसे नहीं आपको लिखना है, इट इज अबाउट फिलोसोफर किंग। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फिलोसोफर किंग को ही क्यों पावर्स दी गई। तो उसमें हमने कुछ क्वालिटीज पढ़ी थी, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपना। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे प्लेटो ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, तो आप बोल सकते हैं उस टाइम पे कि प्लेटो वाज द वन टू गिव द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। प्लेटो बोलते हैं कि अगर फिलोसोफर रूल करेगा तो बेहतर रहेगा। और किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, दो स्टेटमेंट आती है इंट्रोडक्शन में। अगेन ये सब चीजें मैं तोड़ तोड़ करके आपको एक एक कॉम्पोनेंट तोड़ करके समझाऊंगी कि कैसे एक परफेक्ट आंसर, हमको एक आंसर का फॉर्मेट आ जाएगा तो आंसर भी लिखना आ जाएगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो लाइंस होनी चाहिए आपकी, दो स्टेटमेंट होनी चाहिए, दो स्टेटमेंट से ज्यादा लिखना नहीं है। तो अब आपके दिमाग में फिट हो गया कि मुझको इंट्रोडक्शन में दो ही स्टेटमेंट लिखनी है। पहली स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, आप एक ही मिनट में, विद इन 1 to 1.5 मिनट आप अपनी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दोगे।
ठीक है, इंट्रो आपको आता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्योंकि मैंने आपको कंपोनेंट वाइज बताया था। अब आता है बॉडी, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बॉडी में क्या रहता है, डिमांड क्या है, डिमांड आ रही है कि फिलोसोफर को ही क्यों परफेक्ट गार्डियन माना जाता है, व्हाई ही मस्ट बी परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वालिटीज बताओ फिलोसोफर की जिसके बेसिस पे इन्हीं को सारी पावर दी गई है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ फिलोसोफर? ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज, symbol of knowledge and sacrifice। कैसे, देखो, सबसे पहले नॉलेज, इनके पास में ही इज द सिंबल कि इनको ज्ञान है पूरा, ठीक है, और इन्होंने सैक्रिफाइस भी किया है। नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिटीज लिस्ट डाउन करो व्हाई ही मस्ट बी अ परफेक्ट गार्डियन, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का मतलब है आपको 150 वर्ड्स में ये आंसर अपना फिनिश करना है। अगर आप इसी आंसर को 100 या 125 में भी फिनिश करते हो, इट इज एनफ। पॉइंट्स में लिखोगे एक एक करके पॉइंट, व्हाई ही मस्ट बी अ फिलोसोफर, क्योंकि ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस करते हैं, लैंड और ये सब सैक्रिफाइस किया इन्होंने। इन्होंने कम्युनिज्म इन्हीं के लिए है, ठीक है, लैंड सैक्रिफाइस किया, इसीलिए ये परफेक्ट गार्डियन होने चाहिए। दूसरा, इनके पास में है रीजन, बिकॉज ही इज हैविंग रीजन ही विल बी एबल टू रिकलेक्ट कि मतलब परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस क्या रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगली क्वालिटी क्या थी इनकी कि इन्होंने 50 साल अपनी रिगरस लर्निंग में बिताए हैं। रिगरस लर्निंग का मतलब 50 सालों तक ये पढ़ते रहे, क्योंकि 50 साल के बाद ही इनको सर्टिफिकेट मिलेगा फिलोसोफर का, तभी ये किंग बन पाएंगे। तो अपने पूरा 50 साल इन्होंने इसमें लगा दिया इन्होंने, इसीलिए ये परफेक्ट गार्डियन रहेंगे, इनको ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या रहेगा इसमें, ही इज डिवॉइड ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट नहीं है, डिजायर नहीं है, नो लस्ट और लव फॉर पावर। दैट्स व्हाई। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो और एक एक करके अपने पॉइंट्स लिखे, क्रिटिक लिख सकते हो। इसके बाद इसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म में किसका क्रिटिसिज्म लिखोगे? एरिस्टोटल का। एग्जैक्टली एरिस्टोटल ने क्या बोला कि फिलोसफी रूल ऑफ अ पर्सन को वो प्रेफर नहीं करते हैं, रूल ऑफ लॉ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पर्सन के पास में एक ही पर्सन की विजडम होती है एंड उसके पास में एपेटाइट भी है, तो आगे जाकर के एपेटाइट डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट। यस प्रंजल, यू आर करेक्ट, पूरी पावर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पूरी पावर अगर देंगे तो सामने वाला करप्ट हो सकता है इसकी वजह से, और तब क्या होगा, ये जो मोनार्की है ये टायरनी में कन्वर्ट हो सकती है, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, तानाशाही में कन्वर्ट हो सकता है फिलोसोफर का रूल। तो क्रिटिसिज्म डाला अब आपने। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे उसके बाद, हाँ ये भी लिख सकते हो इस आंसर में कि ही इज रिलक्टेंट टू गवर्न, ही इज रिलक्टेंट टू गवर्न। वेरी गुड पॉइंट सूरज। ये एक और पॉइंट लिखा जा सकता है। तो यानी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं 1 मार्क्स, जो जो क्वालिटीज आपने लिखी एक एक क्वालिटी बताने का 1 1 मार्क्स आपको मिला। क्रिटिसिज्म के आपको 2 मार्क्स मिले, फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देने का आखिरी में आपने एक और मार्क्स लिखा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो उसको मार्क्स की फॉर्मेट में देख करके करेंगे, ठीक है। मतलब कि मैंने ये मेन पॉइंट लिखा तभी आपको समझ में आएगा कि ये कीवर्ड था उसका। तो धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस होगी, अभी सिर्फ शुरुआत है। रोज लाइव क्लासेस में रहेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, बाद में भी कर रहे हैं तो बाद में आप जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनसे चेक करवा सकते हैं।
इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन इसमें ये हो सकता है कि जो प्लेटो का जो काम था, अब ऐसा तो नहीं है कि प्लेटो चाहते थे, द पर्पस ऑफ प्लेटो इज नॉट कि डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की जाए या एक अथॉरिटेरियन रजीम एस्टेब्लिश की जाए। तो डिफेंस में लिख सकते हो आप यहाँ पर कि दिस रिमीन्स द आइडिया ऑफ दिस रिमीन्स यूटोपिया, लेकिन जो प्लेटो की इंटेंशंस थी वो अच्छी थी, सोसाइटी को स्टेबल बनाने वाली, एक स्ट्रांग सोसाइटी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली, ऐसा स्टेट वो चाहते थे। तो उनके इंटेंशंस, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हुआ एक बैलेंस कंक्लूजन कि जो प्लेटो ने कहा इनके रियल इंटेंशंस वैसी नहीं थी, रियल इंटेंशन देखोगे प्लेटो की तो इस टाइप की थी। तो यानी इनके कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, इवन इफ इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके डील करेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हम डील करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी आएगी, जिसमें हम सारे मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्यों प्लेटो फैमिली को बोलते हैं कि फैमिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली नेपोटिज्म को प्रमोट करती है, फैमिली करप्शन को प्रमोट करती है। पेज के हिसाब से नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊं, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स की वर्ड लिमिट होती है मैक्सिमम 150 वर्ड्स की। तो अगर आप देखो तो 5 5 मार्क्स का इसको डिवाइड करते हैं तो 5 मार्क्स का मतलब होता है 75 वर्ड्स, यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आइडियली आपको 225 वर्ड्स लिखने चाहिए। और 20 मार्क्स में आपका फर्दर इसमें 75 और ऐड करोगे तो 300 वर्ड्स। समझ आया? तो मैक्सिमम आपकी वर्ड लिमिट ऐसी होनी चाहिए कि 10 मार्क्स की 150 वर्ड, 15 मार्क्स का 225 एंड 20 मार्क्स का 300 वर्ड्स। 20 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आप 5 5 6 6 चीटें भर के आ रहे हो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। क्वालिटी पे ध्यान दोगे, और ये भी नहीं है कि 150 के 150 लिखोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर सेम आंसर हाई क्वालिटी में एकदम, यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, आप ऐसा नहीं है इधर उधर घूम करके टॉपिक मुझे बता रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली मुझे क्वालिटीज बताओगे, जैसे ये सभी क्वालिटीज हैं, अगर कोई बच्चा इसी को पैराग्राफ में लिखता है और एक्सप्लेन कर करके कि सिंबल ऑफ नॉलेज था, सैक्रिफाइस था, क्योंकि कम्युनिज्म अलाउ नहीं किया गया था, क्योंकि उससे करप्शन होता था, आपने इतना सब कुछ लिख दिया, लेकिन मार्क्स में आपको एक ही दूंगी इसका, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस से मतलब था, स्टोरी तो मुझे पता ही थी कि क्या हो रहा था। मैंने आपसे ये पूछा कि परफेक्ट गार्डियन क्यों नहीं, क्यों है, रीजन है इनके पास में, अपने लिखा, रिगरस लर्निंग किया। अब इसमें कोई अगर मुझे ये बताने लग जाए कि प्राइमरी एजुकेशन थी फिर उसमें ये हुआ था, उसमें ये नहीं लिखने की जरूरत है, रिगरस लर्निंग उन्होंने की है, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी थी, जिसमें आगे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई है। ही इज रिलक्टेंट टू गवर्न, क्योंकि नॉलेज इनको ज्यादा बेहतर लगती है, ठीक है, इन्होंने अपना पूरा टाइम वहां पर बिताया है, तो दे अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। तो बस मैं वो आइडियाज ढूंढती हूँ हमेशा, चाहे आप पैराग्राफ में लिखते हो, चाहे आप पॉइंट्स में लिखते हो, आई एम लुकिंग फॉर द आइडियाज टू गिव यू मार्क्स। एनी एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द आइडियाज, फॉर द कीवर्ड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए, सभी पेपर्स के लिए होता है, ये जनरल स्टडीज के लिए भी होता है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम चीज होती है। जो एग्जामिनर बैठा है आपके पास में वो एकेडमिशियन बैठा है, ठीक है, उस बंदे ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है इसका मतलब अगर आप सिर्फ रिगरस लर्निंग 50 ईयर्स की लिख रहे हैं, उसको समझ में आएगा। अब एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो उसको, अनलेस कि आपसे पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन का पूरा अकाउंट दे दो, तब आप उसको फुल फुल आप लिखो कि प्राइमरी में ये था, उसमें क्या पढ़ाया गया, सेकेंडरी में ये था, अगली स्टेज क्या थी, उससे अगली स्टेज क्या थी, या उससे पहले आप जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लिखो कि जो एजुकेशन के जो भी एलिमेंट्स लिए थे उसने, वो दोनों एलिमेंट्स उसने कंबाइन किए थे, स्पार्टा से कंबाइन किए थे, एंड जो एथेंस में एग्जिस्ट कर रहे थे वो दोनों कंबाइन किए थे। तो थोड़ा सा वो बताया आपने कि इससे ये लिया, इससे ये लिया, पॉइंट में जितना बेटर रहेगा, आपका स्कोर हाई रहेगा अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं। दिस इज व्हाट आई से।
Why? Because I have written in points and I have seen my score was high. Not maybe that high, but it was good enough. जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 हो गया या 3 हो गया, या ऑप्शनल हुआ, या एथिक्स का पेपर हुआ, स्कोर वहां पर हाई था सिर्फ इसी वजह से। जहां पर आपको नहीं मांगा गया पॉइंट्स, जैसे कि एसए का पेपर, एसए के पेपर में आपके पास पॉइंट्स का स्कोप नहीं होता, लेकिन बाकी सब पेपर्स में स्कोप रहता है कि पॉइंट्स में लिख सकते हो, तो व्हाई नॉट राइट इन पॉइंट्स। कोई भी आपका आंसर हो, पॉइंट्स में लिखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, एक स्ट्रक्चर बना करके लिखने की कोशिश कीजिए, तो वो ज्यादा अपीयर भी बेहतर करता है, एक नंबर हो सकता है आपको ज्यादा मिले। तो पर क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा मिलता है, और एक और अगर आप देखो, अब आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, तो पैराग्राफ में जब आप लिखते हो तो आप कुछ आइडियाज मिस भी कर सकते हो, क्योंकि आप सब चीजें लिखते हो पैराग्राफ में, यू डोंट रियलाइज कि मुझे क्या लिखना था, आप ज्यादा लिख देते हो, लिमिट से ज्यादा लिख देते हो। लेकिन जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको डाइवर्सिटी पे ध्यान देना होता है। तो आप ये सोचते हो कि अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या था। मैक्सिमम एक पॉइंट को अगर आप करना चाहते हो, एक लाइन में आपने लिखा, उसी पॉइंट को उसी में थोड़ा सा और फर्दर अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। 2 से ज्यादा सेंटेंसेस ना लिखो एक पॉइंट में। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख रहे हो तो आपको अब ये रहेगा कि डाइवर्सिटी चाहिए मुझको, तो डाइवर्सिटी आ जाएगी वहां पर। ठीक है, तो नोबडी विल चेक योर पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक और चीज बच्चे करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पूरी स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर देते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया को, एक कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। जैसे हमने लिखा ही इज रिलक्टेंट टू गवर्न, तो आप बस क्या करोगे, रिलक्टेंट टू गवर्न को अंडरलाइन करोगे, बाकी कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। पेंसिल से अंडरलाइन करना है, पेन से अंडरलाइन करना है, ऐसे कर सकते हो। जब छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। जब बड़ा आप सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें से एक आइडिया, बस इस तरीके से एक कीवर्ड जो होता है वो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे ही हैज रीजन, रीजन वाला लिखते हैं हम, तो हम रीजन को इसमें अंडरलाइन कर देंगे। ही हैज रीजन तो बहुत छोटा पॉइंट बोला मैंने, लेकिन अगर इसको बड़ा में लिखा जाए तो उसमें रीजन अगर आप सिर्फ अंडरलाइन कर दोगे, दैट इज एनफ। तो आंसर राइटिंग में ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड 3 कंपोनेंट्स याद रखने हैं। इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आंसर आपका फाइनल समझ में आएगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 पार्ट सभी को पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि इसको भी हम सिस्टमैटिकली आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन के 2 कंपोनेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करो कि ये आइडिया किसने दिया है, या किसके काम में ये आइडिया हमको देखने को मिलता है। वो नाम या उस थिंकर के बारे में, अगर थिंकर के बारे में कोई क्वेश्चन है, प्लेटो हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, उनके बारे में एक स्टेटमेंट आपकी ओवर द टाइम जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके तैयार हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं अपने बैच 6 स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन देती हूँ थॉमस हॉब्स के ऊपर या मैकियावेली के ऊपर, उनकी एक स्टेटमेंट रेडिली अवेलेबल है कि हु इज मैकियावेली। मैकियावेली इज अ रियलिस्ट, और मैकियावेली इज अ thinker who has contributed in the field of statecraft। स्टेटक्राफ्ट, इस टाइप का एक छोटा सा सेंटेंस उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका होगा विद प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस आ जाता है। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म हु हैज डेल्ट विद दिस स्टेटक्राफ्ट, या फिर हु हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ स्टेटक्राफ्ट। ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है कि मैकियावेली को पॉलिटिकल साइंस में हम इस काम के लिए जानते हैं। ऐसे ही प्लेटो के बारे में लिखते हैं या एरिस्टोटल के बारे में लिखते हैं तो हम ये चीज बोलते हैं, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड द ग्रेटेस्ट डिसाइपल एंड द क्रिटिक ऑफ प्लेटो। ये एक हो गई इंट्रोडक्शन इनकी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट होता है हमारा, जो भी थ्योरी पूछी जा रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना है। यानी हमने पहले मान लो प्लेटो, मैकियावेली, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सभी के बारे में लिखा, लेकिन जो क्वेश्चन था, जैसे ही हमसे पूछा जॉन स्टुअर्ट मिल का विमेन के ऊपर डिफेंस, तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये है, उस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो कि ही हैज डिफेंडेड राइट्स ऑफ द विमेन एंड समथिंग लाइक दिस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आगे
ये आपके दो स्टेटमेंट हो गई। अब आप आगे जाओगे बॉडी में, जिसके अलग से दो कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट में रहेगा एक आपका जो मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के साथ डील करोगे। और सेकंड पार्ट आपका रहेगा कोई ओपिनियन या कोई डिफेंस या फिर कोई भी क्रिटिसिज्म जो आपको याद रहे, वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, एग्जैक्टली प्रैक्टिस के साथ में इंट्रोडक्शन लिखने में टाइम नहीं लगेगा आपको, कंक्लूजन लिखने में टाइम नहीं लगेगा, ओपिनियन डिफेंस क्रिटिसिज्म करने में टाइम नहीं लगेगा। तो यानी जितना टाइम आपको लगने वाला है वहां पर, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे तो, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की भी। लेकिन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा वैरी कर सकता है, तो अल्टीमेटली ये इट बॉइल्स डाउन टू कि आपने कितना अच्छा रिवाइज किया है, कितनी बार प्रैक्टिस किया है, कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में, वो सारे आप लिख करके आ रहे हो। तो पॉलिटिकल साइंस एक फिक्स सब्जेक्ट है, फिक्स सिलेबस है, फिक्स टॉपिक्स हैं, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी फिक्स रहते हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर पे भी काम करेंगे, तो प्रीवियस ईयर पे जो वो सभी एरियाज जो यूपीएससी बार बार पूछता है जिन पे, वो सभी एरियाज हम एक्सप्लोर कर पाएंगे प्रैक्टिस से, प्रीवियस ईयर से, एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज से। तो हमारा अल्टीमेटली स्कोर हाई रहेगा। तो कंक्लूजन में आप करंट के साथ में भी डील कर सकते हो, मतलब कोई इवेंट जो करंट के साथ में हम एसोसिएट कर सकते हैं वो लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है, जैसे रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तो हम अरब स्प्रिंग के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया। अरब स्प्रिंग अभी रिसेंटली हुआ है। या फिर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ में कर सकते हो, अभी आज के टाइम पे जो भी हो रहा है उसके बारे में बात कर सकते हो आप। कंक्लूजन का पर्पस ये है कि कंक्लूजन लिखो बैलेंस वे में, और उसको थोड़ा करंट के साथ लिंक करोगे तो और बेहतर रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करंट के साथ में लिंक करके कंक्लूजन दे रहे हैं आजकल, और ऐसा नहीं है कि शुरुआत से देवर डूइंग इट, धीरे धीरे करके कंपोनेंट बाय कंपोनेंट दे हैव वर्कड ऑन इट, एंड धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, एंड इवन इफ मैं आज उनकी आंसर राइटिंग क्लासेस अभी नहीं शुरू की है मैंने इस मंथ के लिए, स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि उन लोगों को अब फॉर्मेट पता है, तो उनको बस अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही करना है। लिखोगे जितना और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडल आंसर्स होंगे क्लास में, जैसे मेरे दूसरे उसमें देर आर स्टूडेंट्स जो अच्छा लिख रहे हैं, तो मैं क्लास में बताती हूँ कि इनका आंसर अच्छा है, उनका आंसर आप सेव कर सकते हो अलग से एक फोल्डर में। तो आप पेपर से पहले, नेक्स्ट ईयर जब आपका पेपर होता है, मेंस जब आप प्री दे करके आए हो, पहले के एक महीने में आपको सारा सिलेबस रिवीजन करना है अपना। बाकी के जो 2-2.5 महीने आपके पास में बचे होंगे, उसमें सबसे पहले जो हमने जितने भी आंसर प्रैक्टिस किए हैं, या जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस किए होंगे हमने वो सभी आप रिवाइज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर में आपको डायरेक्टली वो चीज देखने को मिलती है जो चीज हमको डायरेक्ट हम आंसर में लिख सकते हो। जो आप प्रैक्टिस में लिखते हो वही पेपर में आप उठा करके लिख सकते हो, वहां डायरेक्ट मिलता है आपको मटेरियल। बाकी टॉपिक में तो पूरा ही मिलेगा, वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होगे इतनी बारी कि आपके दिमाग में रहेगा। तो करना क्या है, प्री देने के बाद एक महीना आपको बस पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जो कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम मुझे लगता है एक हफ्ता एक सेक्शन को कवर करने में लगेगा आपको उस टाइम तक, क्योंकि 3-4-5 रिविजन हो चुकी होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा होगा, टेस्ट सीरीज भी हो चुकी होंगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ हफ्ते में एक पार्ट कंप्लीट किया। और एक पार्ट कैसे करना है, पेपर 1 सेक्शन है, पेपर 2 सेक्शन है, पहले ये कंप्लीट करो, पेपर 1 सेक्शन भी, पेपर 2 सेक्शन भी कंप्लीट करो, देन पूरे एक महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब जो भी आंसर्स आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पहले उनको उठा करके रिवाइज कर लो। जो आपके पास में फ्लो चार्ट थे वो रिविजन कर लिया अगले महीने, ऐसे ही आधा आधा करके। ठीक है, उनसे रिलेटेड। और क्योंकि आंसर में आपको डायरेक्ट मटेरियल मिलेगा, जो भी वैल्यू एडिशन कराई गई है वो सभी आंसर में अवेलेबल रहेगा आपके। सो अल्टीमेटली स्कोर फिर हाई ही रहेगा, क्योंकि आंसर फिर आपका ये ऐसा रहेगा कि आप, एक तो ये रहेगा कि 3 घंटे के अंदर में आप आंसर लिख पाओगे। पॉइंट में लिखोगे तो टाइम सेव होता है, पैराग्राफ में लिखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, उससे टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो वर्ड लिमिट पे ध्यान नहीं देंगे, क्वालिटी पे ध्यान देनी है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एक फॉर्मेट बना करके दिमाग में रखो, प्रैक्टिस से जल्दी लिख पाओगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट आंसर राइटिंग। एंड
फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अभी तक देखो आप लोग क्या करो कि अपना जो क्लासेस का रिविजन है एटलीस्ट डू दैट। हिंदी मीडियम के लिए आई स्टार्ट वर्किंग, अभी तक मैंने किया नहीं था, मैं कोशिश यही कर रही हूँ, एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी कि वो हो जाए, हुआ तो नहीं है अभी तक मुझसे, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है, बट जब आप लोगों का हो जाएगा शायद आज शाम को भी मिले, आई डोंट नो कब मिलेगा, जब भी मिलेगा तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। लेकिन एटलीस्ट आप अपना टॉपिक की क्लैरिटी रखो, ठीक है, टॉपिक की तो क्लैरिटी रखो आप कम से कम। आई ट्राई कि हिंदी मीडियम के लिए मैं जल्दी ही पीडीएफ आपको वैसे दे पाऊँ, नहीं दे पाऊंगी तो फिर मैं वही करूंगी कि जो आपकी ओपी कॉबा है मैं उसको बस अंडरलाइन करके ही दे दूंगी आपको, ठीक है, मेन वही है। जबकि पढ़ा आपको हिंदी में रही हूँ तो इशू इसमें नहीं रहेगा। आपका क्या क्वेश्चन है सुमंत? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्रतीक मैंने पूरी एक पीडीएफ है जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्या पूरे पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उसमें 2018 तक के सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड की हुई है ग्रुप में, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट वो पीडीएफ अपने पास में रखो और टॉपिक बाय टॉपिक आप कर सकते हो। सोफिज्म एंड ओके, देखो एक होता है सोफिज्म, सोफिज्म का आपको मतलब पता है? सोफिस्ट कौन थे? जो ये बोलते होते थे कि मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अपने बारे में सोचो, अपनी उसमें सोचो, ठीक है, अपनी वो करो। ऐसे ही एक और इसमें फिलॉसफी है, सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है विच इज एपिक्यूरियनिज्म। ये फिलॉसफी का ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इसमें जो जैसे एरिस्टोटल की अपनी टीचिंग्स थी, सोक्रेटिस की अपनी टीचिंग्स थी, सोफिस्ट की अपनी टीचिंग्स थी, ऐसे ही एपिक्योरस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, वो भी एंशियंट ग्रीस से बिलोंग करते हैं, उनकी है ये बेसिकली, ठीक है, उनकी फिलोसफी है, ये उनकी फिलोसफी है, वो मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, तो हिज मटेरियलिज्म वाज द वन जिससे कि ये सुपरस्टिशन को अटैक करते हैं। ये सो मटेरियलिस्टिक कि जो सुपरस्टिशन होता है, ये जो भगवान को लेकर के डिवाइन इंटरवेंशन की जो पूरी बात होती है उसको अटैक करते हैं, ये है इनका मतलब, ठीक है। बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है तो देयर इज नो नीड। बाकी बेसिक बिलीव्स क्या होते हैं इनके, ये क्लेम करते हैं कि देर आर टू बिलीव्स ऑफ देम दैट अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी आप अनहैप्पी हो या पेन हो, इससे रिलेटेड बिलीफ इनका माना जाता है कि दैट भगवान हमको हमारे बैड एक्शंस के लिए, ठीक है, जो बैड एक्शंस हम करते हैं उससे रिगार्डिंग हमें पनिश करते हैं, एंड डेथ से डरना चाहिए और ये सब चीजें। तो ये कुछ ऐसे बेसिक बिलीफ्स जो होते हैं उसमें ये उनको अटैक करते हैं, ऐसे बिलीफ्स को, ऐसे सुपरस्टिशन को, ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन को, इन चीजों को ये थोड़ा सा अटैक करते हैं बस। वैसे हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। हिंदी वाले, हाँ उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए क्वेश्चंस पीडीएफ हैं, तो हिंदी वाले भी उसमें कर सकते हैं, 7 में भी है इसमें। ओके, एनी अदर थिंग? यू आस्क्ड अ क्वेश्चन बैच 6 के ग्रुप में, इज योर क्वेश्चन। जीएस में बोलते हैं फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैप्स, तो ये पॉलिटिकल साइंस में करना है या नहीं? नहीं, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, देयर इज नो नीड। कहीं पे लगता है टेबल बना सकते हो, जैसे कि एरिस्टोटल में हमारा थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में टेबल बनाया जा सकता है कि रूल ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स रूलिंग, ठीक है, कितने हैं, वन है, मैनी है, या फिर फ्यू पीपल हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप बना दो कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, करप्ट सिचुएशन में क्या होगा, तो सभी के ऐसे नाम लिख दो, तो दैट इज गुड, वो चीज़ सही है। या अगर किसी का कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन आप टेबल में कंपैरिजन कर सकते हो इफ यू वांट,
दो दो को कंपेयर करना है तो कंपेयर में टेबल में कर सकते हो आप, किसी एक आइडियोलॉजी को दूसरी आइडियोलॉजी के साथ में। ठीक है, बाकी या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जैसे बेसिक्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आपको पूछा गया, प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, तो उसका इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको फ्लो चार्ट सही रहेगा आपके लिए, लेकिन फिर जो आप जो भी कीवर्ड लिख रहे हो ना, उसके आगे उसकी थोड़ी सी एक लाइन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर भी एक लाइन की एक्सप्लेनेशन, ऐसे भी यूज कर सकते हो। पॉइंट यही रहेगा कि ऐसा बनाओ कि आप, जो सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा है आपका, उसको आपके आंसर में सभी चीजें रेडिली अवेलेबल दिख जाए उसको, कि हाँ ये पॉइंट लिख दिया ओके, ठीक है, 5 नंबर इसके, उसका इतना, जितना कम टाइम उसको आपके आंसर शीट में पढ़ने को लगेगा उतना ही ज्यादा आपका मार्क्स रहेगा, क्योंकि ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसका साफ मतलब है, व्हेन यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ फ्लो चार्ट के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, आप अपने आप को एक्सपोज करते हो कि देखो मुझे ये सब चीजें आती हैं। जो लोग पैराग्राफ में ज्यादातर लिखते हैं, वो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये फैक्टर रहता है कि दैट पर्सन इज नॉट एक्सपोजिंग हिज आइडियाज, एक्सपोजिंग, या तो वो कवर अप करने की कोशिश कर रहा है कि उसको ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है, और उसी में फिर वो एक्सप्लेन करके ज्यादा लिख रहा है, तो मार्क्स अल्टीमेटली कम ही रहते हैं। एक टेंडेंसी रहती है, आप खुद भी एग्जामिनर हो, आपको इतनी सारी शीट्स चेक करनी है, तो आप उस बंदे को ज्यादा मार्क्स दोगे जो आपको डायरेक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो पहले से ही आपका इंप्रेशन सही रहेगा। तो जब पेपर 1 सेक्शन ए चेक होगा, उसके बाद पेपर 1 सेक्शन बी चेक होगा, मान लो पेपर 1 सेक्शन बी आपको थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में स्टैटिक था पेपर 1 सेक्शन ए में। नाउ व्हेन ही विल स्विच टू पेपर 1 सेक्शन बी, अगर आपने वहां पर पॉइंट्स में भी लिखा है लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेट में ज्यादा लिखा है, तो वो थोड़ा सा ओवरऑल रहेगा आपका, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रेशन बना हुआ होगा आपका, और हो सकता है कि आपका 1-2 नंबर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स का काफी फर्क पड़ जाता है लेकिन इस चीज पे, तो 1-1 मार्क्स का अगर ये चीज सोच करके चलो आप, तो 20 क्वेश्चन होंगे, 19 क्वेश्चन में 19 मार्क्स आपके पास में एज आ जाएगी। दो पेपर हैं आपके जिसमें 19 क्वेश्चन, 19 वहां होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 38 मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं। और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रखोगे तो ऑब्वियसली 10 नंबर और लगा के चलो, बाकी फिर आपका मेन बॉडी पार्ट जो होता है, प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए तो 40 नंबर आपको पता है कि कितना फायदा आपको करता है। तो सेम चीज जनरल स्टडीज में भी होती है। जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 में मार्क्स इसीलिए कम आते हैं क्योंकि पॉइंट्स में नहीं लिखा होता, डाइवर्सिटी ही नहीं होती है बच्चों की, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, बस उनको ये पता है कि ये हुआ था, थोड़ा बहुत पता है कि ऐसे मेजर मेजर पता होता है, दे डोंट नो द एग्जैक्ट जो भी कॉजेज थे, क्या क्या कॉजेज थे, वो टिप्स पे नहीं होते हैं, ये रहता है इसमें। 150 अबव होता है तो मार्क्स कट होता है? नहीं नहीं, 150 से अगर 160, 165 या 170 पहुंच रहा है तो मार्क्स कट नहीं होगा। लेकिन अगर 180 या 200 तक आप जा रहे हो तो साफ मुझे भी दिखाई देगा कि ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो तब मार्क्स शायद हो सकता है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपके मार्क्स काट भी नहीं रही हूँ, आप 150 नंबर का जो आपको आंसर लिखना था 200 में लिखा, तो उसके लिए आपने 5 मिनट ज्यादा दिए होंगे। ऐसे ही 5 क्वेश्चंस में और 5-5 मिनट के कर दो तो 25 मिनट आपके यूटिलाइज हुए, जिसमें आप 2-3 क्वेश्चंस और लिख सकते थे, तो यानी ऑटोमेटिकली 2-3 क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाओगे एट द एंड ऑफ द पेपर, या अगर सॉल्व भी किया तो वहां पर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आखिरी में क्वालिटी फिर कॉम्प्रोमाइज होगी आपकी, तो ये याद रखना। और दूसरी चीज, एक और बात बताती हूँ, जब हम पेपर शुरू करते हैं तो आइडियली हम पेपर 1 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे या क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, क्योंकि 10-10 मार्क्स के होते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो 5 क्वेश्चन में शुरुआत में हमारी स्पीड बहुत कम रहती है, तो शुरुआत में हम बस आए होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हम लिख रहे होते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझको आता है तो लेट अस राइट, मतलब 1 घंटा निकल जाता है और आप अभी भी एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बैठे हो, क्योंकि आप सोच सोच के बेस्ट पार्ट लिख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये करना है वो करना, ऐसे नहीं करना है। मेक श्योर कि आपके 19 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और उसमें सिर्फ आपने 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, तो 19 के हिसाब से, 20 के हिसाब से 3 घंटों में अगर उसको डिवाइड करोगे तो पर घंटा आपको 7 क्वेश्चन लिखने हैं, पर घंटा 7 क्वेश्चन मैक्सिमम, 7 क्वेश्चंस लिखने हैं जिसमें 10-10 मार्क्स के, अभी 20 मार्क्स वाले आएंगे तो उसमें और ज्यादा आपको टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा।
20 मार्क्स में यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऐसे ही 15 मार्क्स के आएंगे। तो पहले क्वेश्चन पे 1 घंटा जिसने 45 मिनट्स मैक्सिमम, 40 to 45 मिनट्स आपने उसमें आपको लिखना है, ठीक है। एवरेज मार्क्स कितने आते हैं? देखो एवरेज मार्क्स इस बार ही मुझे लगता है 345 348 कुछ टॉपर का स्कोर था, ठीक है। एंड देर आर इवन टॉपर्स जिन लोगों के 380 समथिंग भी आए हैं पॉलिटिकल साइंस में। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप लोग कितना काम कर रहे हो उस सब्जेक्ट पे। मैथ्स वाले टॉपर को तो ऑलमोस्ट 400 मिले, हमें पॉलिटिकल साइंस लेने से कोई हार्म तो नहीं होगा? नहीं, मैथ्स वाले टॉपर को 400 वहां मिले जहां आप देख रहे हो उसको। पहली चीज, क्योंकि मैथ्स वाला प्रैक्टिस भी तो करेगा, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? दैट्स व्हाट वी से। प्रैक्टिस करने से ही उसके 400 आए हैं। आप लोग पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो फिर हाँ 350 प्लस आ सकते हैं। आपको बस एक बाय एक 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 करके ये कंपोनेंट पे काम करोगे तो अपने आप आएंगे। 350 प्लस 325 330 कहीं नहीं गए, बहुत प्यार से आएंगे। लेकिन उसी में अगर इस तरीके से काम करोगे तो और भी बेहतर रहेगा, जैसे कि करंट के साथ में एसोसिएट करके आपने किया। जैसे देयर आर स्टूडेंट्स जो अगर पेपर लिखते हैं इस साल, तो देयर इज अ possibility which I think that they can get 350 something, 358 360 365 also they can get, ठीक है। दूसरी चीज कि 400 वाला जो मैथमेटिक्स वाला ले रहा है वो इसीलिए ले रहा है क्योंकि प्रैक्टिस की है उन्होंने। उन्होंने दिन रात मैथ्स पढ़ी है, इतने बड़े मोटे मोटे रजिस्टर्स अपने सॉल्व किए होंगे और बार बार सॉल्व भी कर रहे होंगे, तो वो उसी पे ज्यादा काम करते हैं। हमारे साथ फायदा क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे 350 प्लस भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 350 प्लस हैं ये हमको ऐसे राइटिंग में भी फायदा करेंगे, ये हमको जीएस पेपर नंबर 1 में काम करेगा, 2 का पूरा पेपर काम करेगा, एथिक्स में काम करेगा और एथिक्स में भी काम करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो इनका 400 है ये हम यहाँ पे इसको सरपास कर जाएंगे एडिशनली, क्योंकि एक तो आप अलग से मैथ्स को दे रहे हो और एक होता है कि आपने जनरल स्टडीज को उतना टाइम नहीं दे पाओगे फिर, समझे? तो ओवरऑल मैक्सिमम ओवरलैप की वजह से ये आगे रहता है। नहीं, इट्स नॉट अ ड्रीम, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको करना पड़ेगा। टाइम जितना ज्यादा दोगे इस सब्जेक्ट को उतना बेहतर है, क्योंकि सब्जेक्ट को टाइम देने का मतलब है पॉलिटी को अच्छे से करना, इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से करना, हिस्ट्री को अच्छे से करना, सोसाइटी को पार्ट को अच्छे से करना, करंट अफेयर्स पॉलिटी के अच्छे से करना, बिल्स वगैरह ये सब चीजें अच्छे से करनी है आपको। तो ये सब चीजें अगले मैं बोल रही हूँ कि अगले दिसंबर तक भी आप सिर्फ यही करते हो और कुछ मत टच करो। इकोनॉमिक्स मत टच करो, अगर आप ज्योग्राफी मत टच करो, तो भी आप सिर्फ इसी में अगर पूरा इसी सब्जेक्ट में रम जाते हो तो भी आपका आंसर राइटिंग के साथ में, रिविजन के साथ में, करंट अफेयर्स लेकिन साथ में रखना। करंट अफेयर्स इसमें क्योंकि साथ में काम करता है, इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमी से भी थोड़ा सा इंटरलिंक्ड रहता है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमी पढ़ते हैं, WTO IMF, तो वो इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। तो अल्टीमेटली ओवर द लॉन्ग रन आपको बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं इससे। तो अगर आपको ड्रीम लगता है, इट्स नॉट अ ड्रीम, अगर आप उतना टाइम दोगे इस सब्जेक्ट को। हाँ, BL फार्डी आप कर सकते हो, दैट इज द समरी कोर्स। आई वाज ट्राइंग टू बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल इन दैट। तो सिर्फ वो फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि उसके अलावा तो बाकी चीजें हम क्लास में ही देखेंगे। अभी आई वाज थिंकिंग ऑफ, मैंने कल आप लोगों को बताया था शायद, दैट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस करंट अफेयर्स कोर्स, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि दिसंबर खत्म हो तो जून से लेकर के दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर होगा हम वीकली मैनर में उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें शायद मैं पॉलिटी का भी सोच रही थी आने वाले मंथ में, क्योंकि आपका जब कोर्स खत्म होगा, हाँ वो हिंदी में रहेगा। हिंदी में का मतलब समझाऊंगी हिंदी में, नोट्स हिंदी में नहीं रहेंगे लेकिन। और पॉलिटी भी मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में ही रखूं। तो ये वाले जो कोर्सेज होंगे जो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जो डिटेल में पढ़ाऊंगी आफ्टर दिस दिसंबर, आफ्टर दिसंबर जो पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही कोर्स रहेगा।
अभी मैंने 2 कोर्सेज इसलिए चलाए बिकॉज हिंदी मीडियम वाले बोल रहे थे मैम हिंदी में कोर्स लेकर के आओ, अदरवाइज मैं अभी हिंदी पे काम ना कर रही होती, मैं किसी और सब्जेक्ट पे काम कर रही होती। लेकिन आपका हिंदी में मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उसी हिसाब से। तो जब दिसंबर के बाद एक ही कोर्स चलेगा, क्योंकि फिर लोग बच्चे भी ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो फोकस ऑन सच स्टफ, तो यहाँ से आपका थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी भी वहीं पे रहेगा आपका। उस टाइम पे फिर साइड बाय साइड आप इकोनॉमिक्स बाय द वे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपको फायदा करेगी। इकोनॉमिक्स से आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में क्या हो रहा है और डेवलपिंग एरियाज में क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स से। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन, मुझे लगता है सभी चीज़ें वैसे भी इंटरकनेक्टेड होती हैं, ज्योग्राफी भी इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड होती है। तो चीजें ऐसी हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी वाइज कनेक्ट करते जाओ। तो कितने लोगों ने अभी तक पॉलिटी कंप्लीट किया है? मैंने आपको, जब हमारी पहली क्लास हुई थी 12 जुलाई को, तो आपको बोला था कि पॉलिटी साथ साथ कंप्लीट कर लो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द पॉलिटी? यू हैव कंप्लीटेड, वेरी गुड। और किसी ने की है? जुडिशियल तक हुआ है आपका, विद रिविजन चल रहा है आपका पॉलिटी, फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्लास सुमंत? ओके ओके। पेपर 1 के लिए, हाँ, पेपर 1 के लिए है जो मैंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो शुरू किया है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो पीएल फाडिया से रिलेटेड है। वो हमारा डिटेल में है एकदम, तो वो तो फॉलो कर ही लो, लेकिन उससे पहले बेसिक पॉलिटी आप फॉलो कर लो अपनी। लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लिया? हाँ बस ठीक है, 3 टाइम्स अगर रिवाइज कर ली है तो दैट इज अनफ। उसके बाद फिर आगे भी देखेंगे कि क्या करना होता है। यू स्टार्टेड विद वर्ल्ड हिस्ट्री, तो जल्दी कंप्लीट करो अपनी, क्योंकि एक बार सितंबर फिनिश हुआ, अभी अब अगले मंथ में आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी करना होगा। अगले मंथ तो नहीं, इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी मैं उन लोगों को, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम द साउथ, दे वांट मी टू टेक द सेशन इन इंग्लिश ओनली। तो आईआर जब भी आपका शुरू होगा, ठीक है, तो माय पॉइंट इज कि उससे पहले ये सब चीज़ें कवर कर लो। बैच रुक गया है, अच्छा। डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, यू वीडियोज ऑन यूट्यूब, ओके। तो डिटेल में हो रहा होगा वहाँ पर होपफुली सब चीज़ें। अब आई हैव नॉट सीन हिज वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स, लेकिन जितना डिटेल होगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, हालांकि डिटेल भी नहीं है तो आपको इनिशियल जो नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, नई चीज़ें वहाँ से। तो दिस इज हाउ यू कैन कवर इट। बुक पढ़े? नहीं, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल में आप किसी भी एजुकेटर से फॉलो कर सकते हैं। यू स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री, रिवाइजिंग पॉलिटी, गुड। मॉडर्न हिस्ट्री अपना कंप्लीट कर लो पहले ही, क्योंकि सितंबर के बाद आपके बैच पे ज़्यादा फोकस होगा, रोज़ क्लासेस होंगी। अभी क्लासेस एटलीस्ट सितंबर तक आपके पास में टाइम है कि आप पॉलिटी कंप्लीट कर लो अपनी, इधर उधर से जो भी हिंदी में पढ़ा रहे हैं वहाँ से कंप्लीट कर लो, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो हिंदी में पढ़ा रहा है वहाँ से कंप्लीट कर लो, इंग्लिश फॉलो करना है इंग्लिश फॉलो कर लो। सितंबर तक का टाइम है आपके पास, अक्टूबर के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर से फिर फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल साइंस ही चलेगा और आंसर राइटिंग चलेगा। तो तब आप साथ में कोई एक ही सब्जेक्ट फॉलो कर पाओगे, तो अभी मैक्सिमम आपके पास चांस है। तो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो, जिन लोगों के हिंदी मीडियम नोट्स के लिए वो लोग बैठे हुए हैं, प्लीज बाकी सब चीज़ें पढ़ लो आप इतना, इन द मीन टाइम आप वो सब चीज़ें कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर बाद में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पे ही पूरा फोकस रहेगा आपका। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज फाइन, कोई भी एक बुक कर लो आप। हाँ, फॉर दैट ना शिफा, बिकॉज यू आर राइटिंग अ पेपर इन इंग्लिश, तो इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स मैं 24 अगस्त से शुरू कर रही हूँ फॉर दैट बैच, तो अब वो वहाँ से कंप्लीट कर लेना इंटरनेशनल रिलेशन बेसिक्स का। फॉर हिंदी मीडियम इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स अलग से आएगा इन अक्टूबर एंड में आएगा, क्योंकि तब तक हम हमारा पेपर 1 सेक्शन है और पेपर 2 सेक्शन है कवर कर चुके होंगे। ठीक है, आईआर आपके बैच के लिए तब शुरू होगा, दूसरे बैच का इंटरनेशनल रिलेशन इस महीने शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका पेपर, उनका 70% सिलेबस होने वाला है
दैट्स वाई उनका ऑलमोस्ट 40-45% और 50% सिलेबस हो चुका है, 20% इज लेफ्ट। तो जो मैं 70% आपको बोलती हूँ, उन 70% की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से इतना हो चुका है उनका। ठीक है, हाँ तब आप कर लेना, अदरवाइज सेक्शन 1 पेपर 1 सेक्शन 1 के लिए यहाँ से फॉलो कर सकते हो आप, नो इश्यूज। तो ये सब चीज़ें थी, और कोई डाउट है आपका? एनी अदर डाउट? नहीं, अभी आईआर मत करो फिर आप, आपका ऑलरेडी पॉलिटी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो यानी एक पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस एस्पेक्ट चल रहा है और एक करंट अफेयर चल रहा है। नो नीड टू स्टार्ट आईआर राइट नाउ, पहले इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान दो, अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। हाँ, आईआर का कोर्स अलग होगा, दैट इज बेसिक वाला आईआर। देन जो एडवांस वाला आईआर होगा वो पीएसआईआर के उस बैच में हो जाएगा। आई थिंक बाय दैट टाइम यू विल बी एबल टू कवर योर पेपर 1 सेक्शन ए आल्सो, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी डू वन थिंग प्रांजल, आप मुझे ना एरिस्टोटल के बाद की एक एक करके पीडीएफ्स बना करके दे दीजिए ओपी गॉबा से, ताकि आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिर करंट अफेयर से आई मीन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मंथली। करंट अफेयर से मेरा मतलब होता है डेली एनालिसिस आपका जो द हिंदू का होता है, अलॉन्ग विद दैट जो करंट अफेयर्स आपके चलते हैं वीकली बेसिस पे आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट वीकली बेसिस या डेली बेसिस पे आप 1 घंटा लगा करके कर सकते हो। बेसिक, बेसिक क्या बात कर रहे हो आप सुमंत? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीएस। आईआर, अच्छा, बेसिक आईआर एडवांस के लिए यू आर वेटिंग, बेसिक यू हैव डन राइट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, देखो इंटरनेशनल रिलेशन जो हम पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता बाकी सब कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन हम बहुत स्क्रैच से शुरू करेंगे एकदम, कि चाइना कैसा है, चाइना में क्या होता है, जो हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो भी इश्यूज रहेंगे वो सब वहाँ पढ़ेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी इंटरनेशनल रिलेशन की, उसमें हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस पे ध्यान देंगे। वहां मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि चाइना इंडिया के बीच में क्या चल रहा है, वहां पे आई बी जस्ट टेलिंग यू एक्सपर्ट का क्या कहना है। अगर वीकली में कोई नहीं है तो हिंदी में ठीक से समझ में आता है अंश आपको, तो उसी को जो वो डेली बेसिस पे पढ़ा रहे हैं उसको वीकली बेसिस पे पढ़ लो। जो मान लो आज का करंट अफेयर किसी ने पढ़ाया आपको, तो आज मत कवर करो उसको, सैटरडे को 3 दिन, पहले के 3 दिन होते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे, उसको आप सैटरडे को कंप्लीट कर लो, बाकी के 3 दिन आप संडे को कंप्लीट कर लो, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट इफ यू वांट, बिकॉज मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस पे बाकी चीज़ों में फोकस करोगे, अभी ऑप्शनल कर रहे हो, तो वीकली बेसिस पे रखो अपने करंट। Taking too much time to understand, rest of the syllabus gonna be the same level or easier. Raghav, you are watching the previous videos, how it is difficult. I think I have tried my best to make it as simple as possible. अभी भी कोई डिफिकल्टी है तो वो रिविजन, लेट्स डू द रिविजन सो दैट आप लोगों को कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेट अस डू द रिविजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंशियंट, एक होता है मॉडर्न। एंशियंट में हमारे दो टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स में प्लेटो है एंड एरिस्टोटल है, तो यहाँ तक पहले एंशियंट पे काम करो, डू द वर्क ऑन एंशियंट, उसके बाद मॉडर्न पे आना है। तो एंशियंट में हमारा स्टार्ट होता है प्लेटो, और प्लेटो के साथ में हम पढ़ते हैं सोक्रेटिस।
अब कुछ लोग, जो लोग अपना पुरानी क्लासेस देखेंगे और फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो फ्लो चार्ट प्लीज ऐसे बनाना। फ्लो चार्ट बनाने बहुत जरूरी है। जैसे कि हम प्लेटो का कुछ बता रही हूँ मैं आपको, तो प्लेटो से रिलेटेड आपने जो भी बेसिक चीजें लिखनी थी लिख ली। बेसिक आइडिया क्या रहेगा यहाँ पर प्लेटो से रिलेटेड, कि प्लेटो पढ़ना था और इसमें हमने पढ़ा था सोक्रेटिस। अब इसमें कौन कौन से हमने नाम पढ़े थे उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लेटो थे जो पॉलिटिकल थिंकर हम पढ़ रहे हैं। सोक्रेटिस कौन थे, इनके टीचर थे। सोफिस्ट कौन थे, सोफिस्ट उस टाइम पे एंशियंट ग्रीस में लोग वहां पर रहा करते थे। ठीक है, तो वो जो लोग थे उन लोगों का कहना था मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो दो चीजें प्रमोट करते थे, इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। तो सोफिस्ट से रिलेटेड हमने तीन चीजें याद रखनी है। पहला, मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म, एंड कि मनी अगर आपको चाहिए, टू गेन मनी जॉइन पॉलिटिक्स। ये चार आइडियाज हैं बस सोफिस्ट के। दूसरा, अगर हम कंपेयर करते हैं इनको सोक्रेटिस या दूसरों के साथ में, तो सोफिस्ट मानते हैं कि इंडिविजुअल पहले आता है, इंडिविजुअल इज प्रायर टू स्टेट। मतलब स्टेट नेचुरल नहीं है, स्टेट अपने आप नहीं हुआ है, स्टेट मैन ने बनाया है। तो यानी स्टेट को सेकेंडरी प्लेस पे डाल दिया। मैन पहले आता है, स्टेट बाद में आता है। तो ऐसे लोग उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे और इन्हीं के स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का पार्ट थे और उसी की वजह से करप्शन थी। तो जब करप्शन थी तो ऐसे में प्लेटो को भी ऑफर किया गया, लेकिन प्लेटो को चाहिए था, अब आप इंडिया के मेंबर हो, आप इंडिया का पार्ट हो, इंडिया के सिटीजन हो, तो अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज करती है, लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ में, आपको गुस्सा चढ़ेगा अगर आपका स्टेट हार जाए तो। ऐसे ही प्लेटो के भी दिमाग में गुस्सा था। ही वॉज वेरी एंग्री विद इट, कि इसीलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और उनका पर्पस था कि कैसे भी करके मुझको ये चीज हटानी है कि मेरे देश के साथ में अगर दोबारा से कभी लड़ाई होगी तो हमारा देश जीतना चाहिए। तो एक आइडियल स्टेट हो, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट हो जिसमें बाहर वाले हमको हरा ना पाए। और बाहर वाले कब हराते हैं, जब अंदर ही करप्शन हो, अंदर ही इंस्टेबिलिटी होती है, तो वल्नरेबल हो जाता है। आउटसाइड वाले अटैक करते हैं, दूसरे फॉरेन कंट्रीज अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लेटो ने फिर बहुत सारा काम किया इसमें, और प्लेटो बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। अब एक एक करके थ्योरी पे काम करो। थ्योरी ऑफ सोल में तीन बातें बोली गई कि तीन टाइप के इसमें एलिमेंट्स होते हैं एक सोल में, एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, पहला होता है आपका करेज, रीजन और आपका एपेटाइट। ये तीन चीजें होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट सभी क्लासेस बताई गई कि एक रूलिंग क्लास होती है, सोल्जर क्लास होती है और प्रोड्यूसर क्लास होती है। थ्योरी ऑफ आइडिया अब आएगा इससे एसोसिएटेड, कि जो आइडिया होता है वो एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन होती है। जैसे सोल परमानेंट होती है वैसे आइडिया भी परमानेंट होता है, कभी नष्ट नहीं होता। हमेशा वो परफेक्ट आइडिया वैसे का वैसे ही रहता है। तो हमें आइडिया पे ज्यादा ध्यान देना है। ये जो इस वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं वो टेम्परेरी है। ये सब बातें की तो ये इमेजिनेशन में ज्यादा बात कर रहे हैं अपनी। और साथ में लिंक करो अब इनको एरिस्टोटल के साथ में, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, वो प्रैक्टिकल में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा है कि आइडिया भी इसी वर्ल्ड का ही पार्ट है, अलग से किसी दूसरे वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, इसी वर्ल्ड का पार्ट है आइडिया भी। दैट्स व्हाट ही सेज। एंड क्योंकि इसी वर्ल्ड का पार्ट है, तो इनका कहना है कि जो आइडिया होता है वो अंदर ही होता है, थिंग्स के अंदर। मतलब आइडिया इज नॉट डिवॉइड ऑफ मैटर, आइडिया इज इनहेरेंट इन द मैटर, मैटर के अंदर ही है। मतलब आपने एप्पल देखा, एप्पल एक मटेरियलिस्टिक चीज है। आपने एप्पल खाया तो आपने देखा है, सामने पकड़ा है, तभी तो आपको पता है कि एप्पल कैसा दिखता है। जब तक आप मैटर में बिलीव नहीं करोगे, उसका आइडिया कहाँ से पता चलेगा आपको। तो एक है प्रैक्टिकल, एक है इमेजिनेटिव। तो एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया देने की बात करते हैं, एक अपने ही दिमाग में सोचते हैं कि ऐसे होगा तो बेहतर रहेगा, और फिर उसको बताने के लिए वेरियस थ्योरीज देते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए थ्योरी देते हैं। और दूसरी तरफ है एरिस्टोटल, जो पहले सभी चीजों को समझेंगे, पूरा एनालाइज करके उसके बाद कोई निष्कर्ष निकाल करके कोई थ्योरी देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये बेहतर है एनालाइज करके। तो एक की अप्रोच डिडक्टिव है,
एक की अप्रोच इंडक्टिव है। अब डिडक्टिव की हिंदी क्या होती है, इंडक्टिव की क्या हिंदी होती है, ये मैंने आपकी जब वहां पर अंडरलाइन किया था हिंदी मीडियम वालों के लिए, वहां पर मैंने बोला था कि दिस इज डिडक्टिव, दिस इज इंडक्टिव, वो चीज ब्रैकेट में भी आपके बुक में लिखी हुई है। तो डोंट गेट स्केयर्ड, एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग। जो भी नहीं समझ में आती है कोई लाइन, तो आप मुझे, यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड यू कैन आस्क कि मैम ये लाइन नहीं समझ में आई। हिंदी मीडियम भी यू कैन डू दैट, बिकॉज इफ आई एम एज अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैं आपके हिंदी मीडियम के लिए जब पढ़ करके आई कैन टेल यू कि ये चीज है, तो मतलब आपको तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा उसमें कि ये चीज ऐसे है। तो बने बनाए नोट्स और इन सब चीजों के पीछे मत जाओ, उल्टा हिंदी मीडियम को ज्यादा फायदा होगा। आप लोग जो भी नोट्स में या लिखने की जो भी मेहनत करेंगे अभी फिलहाल के लिए, वो आपको ज्यादा फायदा करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। उनको पता है कि क्लास चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, पीडीएफ मिली हुई है, डाउनलोड करके पढ़ लूंगा कभी भी जब मेरा मन करेगा। हिंदी मीडियम अगर एक्टिव रहता है नोट्स बनाने में और डाउट्स पूछने में, तो आपका सिलेबस ज्यादा क्लैरिटी के साथ में आप उनसे ज्यादा आगे रहोगे रेस में। समझ आया? सो मेक श्योर कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो और फिर उसको समझो अपनी किताब से। बुक भी अगर अवेलेबल है, तो जो चीज नहीं आपको पता है ये चीज तो पढ़ाई नहीं उन्होंने, तो मत उसमें वो करो, उसको पढ़ो मत, उसको काट दो वहां से उस लाइन को। दैट्स व्हाट यू कैन डू। दिस इज द सेम थिंग, इफ आई हैव टू वर्क एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, तो मैं भी यही करूंगी। आपको एटलीस्ट मैंने गाइडेंस दी कि ये चीज पढ़नी थी, ये आइडिया पढ़ना था, बाकी जो चीजें वहां देखने को मिलती है मैंने आपको बता दिया, उसको काट डालो। देयर इज नो नीड फ्रॉम बुक्स। पर इंग्लिश मीडियम बस आप अपना पीडीएफ फॉलो करो। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारे बच्चे अभी तक भी हैं, मैं पिछले साल का पहला बैच का मैं बताती हूँ आपको, बैच 1 विच आई हैव टॉट, बैच 1 ने आज तक अपनी कंप्लीट पीडीएफ नहीं पढ़ी है। अभी भी कुछ बच्चे आते हैं कि मैम वो वाली पीडीएफ नहीं मिली मुझे, आप दे दोगे एक बार, मुझे स्टडी करना है। दैट्स व्हाट दे टेल मी। बैच 1, दिस इज बैच नंबर 7। तो कुछ बच्चे ये इसी मेंटालिटी के साथ आते हैं, दे परचेज इट एंड दे थिंक दैट कि हाँ देख लेंगे, नोट्स पढ़े हैं बाद में पढ़ लेंगे। आपको समझना भी तो जरूरी है, ज्यादा कनेक्टिविटी तभी बैठती है, वरना तो फिर आप, मटेरियल तो हर जगह अवेलेबल है, मटेरियल आप उठाइए, डाउनलोड कीजिए और फिर उसको पढ़ लीजिए, बुक्स भी तो अवेलेबल है। फिर आपको कोचिंग की क्या जरूरत है? एक्टिव रखने के लिए यू शुड बी डूइंग इट। बाद में कभी नहीं आता, दैट्स ट्रू। आई हैव बीन अ स्टूडेंट माई सेल्फ, तो इवन आई नो दैट कि बाद में कभी नहीं आता। जो चीज डिफिकल्ट लग रही है उसको मेहनत करके करोगे तो वो सबसे आसान लगेगी। जैसे विद मी, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, आई एम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो इकोनॉमिक्स वॉज वेरी टफ फॉर मी। तो व्हेन आई फेल्ट दैट इट इज टफ, तो उस टाइम पे उसको ये सोचा कि पहले पॉलिटी करते हैं बाद में देखेंगे इकोनॉमिक्स, तो बाद में देखते 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 वही होता है कि नहीं आ पाती। लेकिन वंस देयर वाज वन टाइम व्हेन इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई हमारी, आई हैव गॉट दिस कोचिंग फ्रॉम श्रीराम आईएएस। तो श्रीराम सर तो आपको पता ही है, इज वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, राइट, इज वेरी फेमस फॉर दैट। तो जब क्लास में शुरू हुआ था तो दे वर माय बैचमेट्स एंड दे वर लाइक कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ होती है, और स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हम सब थे। तो दे वर लाइक दिस कि इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दे पुट दिस थिंग इन माई हेड कि ये सबसे टफ होती है। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, जो चीज़ टफ है मुझे पता है कि बाद में बहुत दिक्कत होगी, तो अभी करते हैं इसको। तो अभी स्टार्ट किया, एंड आज भी दे आर वेरी वीक इन इकोनॉमिक्स एंड आई वाज अहेड। तो देयर वाज अ टाइम जब मेरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी होगी, तो मैंने पढ़ाया है इकोनॉमिक्स बच्चों को भी, मतलब वो होता है ना, आप अपने बैचमेट्स को पढ़ाते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू ऑल्सो। आप लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हो, आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आपको कोई फ्रेंड है हु इज नॉट टेकिंग कोचिंग, आप उसको पढ़ा सकते हो, या तो ठीक है, उसको पढ़ाओगे तो आपकी ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हेन ही क्वेश्चंस यू, तो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो वहां से और ज्यादा क्लैरिटी आती है। सो मेक श्योर कि कोई भी आपका बैचमेट है, कोई फ्रेंड है, कोई भी स्टडी ग्रुप में, या जिसको भी ये ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है, वट एवर इज द केस, जो लेना भी चाहता है, तो उसको बोलो आई कैन टीच यू दिस, आपको और बेटर क्लैरिटी होती है। ठीक है, सो मेक श्योर
कि रेगुलर रहो अपना, और स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम, ठीक है। आई नो दैट यू गाइज हैव बीन रिलाइंग ऑन मी टू मच। मैंने बोला था आपको कि मैं कोशिश करूंगी कि आप हम काम करेंगे धीरे धीरे करके, बट मतलब अब तबीयत ठीक नहीं थी इतने टाइम से, एंड आई हैव टेकन द ब्रेक। टाइम मिलता है तो आई विल डू इट, लेकिन अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू द वे आउट। आई एम टीचिंग यू इन हिंदी ओनली। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ये मैटर करता है। बाकी सब चीजें हिंदी लैंग्वेज में ही एज इट इज बुक्स में लिखी गई हैं, लेकिन सेलेक्टिवली लिखी गई हैं, तो वहां से वो चीज काट लो, ठीक है। हाँ, अगर आप ओपी गॉबा से बना रहे हो, फ्लो चार्ट भी बना रहे हो अगर, तो वो भी सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि पहले आपका काम रहेगा उन हिंदी टर्मिनोलॉजीज को याद रखना, जो चीजें आपके फ्लो चार्ट में रहती हैं फ्रेंड्स। तो यू वर्क विथ उमंग। उमंग भी तो है, उमंग मतलब अभी तक आई हैव सीन यू कि आप काम कर रहे हो। आई डोंट नो वेदर उमंग इज वर्किंग ऑन द नोट्स और नॉट। तो आप एक एक करके काम कर सकते हो। देर आर अदर गर्ल्स, मतलब सीमा भी है, आई थिंक देर इज वन सीमा इन आवर क्लास। आप उनके साथ काम कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि एक चैप्टर मैं बना देता हूँ, एक आप बनाइए, तीसरा चैप्टर कोई और बना देगा। तो इससे पढ़ सकते हो आप, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, पढ़ाई भी होगी, आपको समझ भी आएगा, सामने वाले से क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले ने फिर पढ़ा होगा, या फिर जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो ऑलरेडी आपको समझ आ ही चुका होगा कि कितना करना है। इधर उधर से अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। जितनी पीडीएफ में दिया जा रहा है, जो चीज क्लास में बताई जा रही है, सिर्फ उतना ही फोकस करेंगे आप। दिसंबर तक सिर्फ उतना ही करना है। कोई भी वैल्यू एडिशन मुझे लगती है तो वो मैं कराऊंगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितना दिया जा रहा है पहले उतना तो करके आओ। उतना ही नहीं होता है, दिस इज द थिंग। आप खुद सोचो, और अगर अन अकेडमी पे जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आपको, अगर वो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आपको क्या जरूरत है बाकी सब सोर्सेज की। यूपीएससी जो क्रैक करते हैं, दे गेट 55%, दे डू नॉट गेट 100% मार्क्स, दे गेट 55%। और वो 55 में हर किसी जगह से आपको 80-85% हर जगह से मिलता है। ये आपकी अपनी उस पे है कि आप कितना सीरियस हो इस पेपर के लिए। So you have to also show some seriousness, and I'm giving you this window कि दिसंबर तक आप अपना पॉलिटिकल साइंस पे फोकस कर सकते हो, along with पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड क्योंकि इकोनॉमिक्स भी थोड़ी इंटरलिंक्ड है, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, तो वो भी आप, अगर आपका मन करता है तो आप वीकली बेसिस पे आप कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक मृणाल सर हिंदी में पढ़ाते हैं। मृणाल सर का आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो, वो वीकली बेसिस ही पढ़ाते हैं मुझे लगता है। वीक में उनकी 2 क्लासेस होती हैं, एंड आई थिंक वो आप अफोर्ड कर सकते हो। करंट अफेयर्स करने में 1-2 घंटा लगता है, बाकी सब पॉलिटिकल साइंस चल रहा है साथ में। अगर करना भी है अगर आपको फॉलो, तो इकोनॉमिक्स फॉलो कर लो, नहीं तो पहली प्रायोरिटी अपनी पॉलिटी रखो। क्योंकि अगर भी मृणाल सर का अभी नया बैच शुरू हुआ है, आप एनरोल कर लो उसमें बेशक से, ताकि आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाए। लेकिन रिकॉर्डिंग्स फिर आप कभी भी देख सकते हो ना। इकोनॉमिक्स 1 महीने में भी खत्म की जा सकती है अच्छे से समझ के। फिलहाल उन सब्जेक्ट्स पे काम करो जो हाथ में है। अगर वही कंप्लीट नहीं किया, दूसरों के पीछे भागते रहोगे दूसरे सब्जेक्ट के पीछे, तो ना तो वो कंप्लीट होगा ना ये कंप्लीट होगा। देयर इज अ बैच 1 स्टूडेंट, सफा, आई एम टेलिंग यू, बैच 1 का स्टूडेंट है, एंड ही इज देयर इन माय बैच 5, बैच 6 ऑल्सो। सब्सक्रिप्शन भी उन्होंने लिया, बैच 1 में थे वो, वहां पर भी थे, उसके बावजूद भी आंसर राइटिंग की शुरू की 2-3 क्लासेस में आए हैं। Now he is not at all active. एक दिन I have texted him कि what is happening, why aren't you there, because you should be there. उन्होंने कभी syllabus complete ही नहीं किया। He is running here and there. He is very tensed about it कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, यूपीएससी क्लियर भी होगा कि नहीं। ऐसे तो नहीं होगा। One step at a time you have to take. आपको ये नहीं करना है कि यूपीएससी के मैं कितना क्लोज हूँ, आपको ये करना है कि मैं कल जहाँ था, क्या मैं उससे आज आगे पहुंचा कि नहीं, या मैं कल जहाँ थी उससे मेरा कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक नया टॉपिक मैंने रिवाइज किया, या एक नया टॉपिक समझा, उस नए टॉपिक को, जो पुराना टॉपिक था उसको मैंने पक्का किया। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। धीरे धीरे करके ऐसे ही स्टार्ट होता है, और ये अभी आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि जहां पर आपका दिसंबर खत्म हुआ, उसके बाद जनवरी के बाद फिर आपके ऊपर प्रीलिम्स का रियली प्रेशर आ जाएगा, और तब तक आपका पॉलिटी एटलीस्ट ये सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा आपका। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट काफी
सिमिलर है। तो रिकॉर्डिंग्स अगर किसी की भी एजुकेटर की एनवायरनमेंट की अगर आप देखते हो जल्दी करने के लिए, तो भी आप 15 दिन में एनवायरनमेंट खत्म कर सकते हो। इकोनॉमिक्स आप 1 महीने में खत्म कर सकते हो, या दिसंबर के मंथ में 15 दिसंबर को हमारा कोर्स खत्म होगा तो आखिरी के 15 दिनों में कर सकते हो। एक आधा सब्जेक्ट हम कर सकते हैं अफोर्ड जनवरी या फेब तक। लेकिन जैसे ही मार्च शुरू हुआ, मार्च और अप्रैल और मई रहेगा आपके पास में, अब आपके पास में कोई आपका सिलेबस नहीं छूटना चाहिए, कोई आपके पास में कोई सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए, आपका सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए। क्योंकि मार्च इज द टाइम जब आप इवैल्यूएशन करना शुरू करोगे कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा वो चीज़ अगर मैं सॉल्व करूँ उनके क्वेश्चंस तो कितने मेरे आंसर्स ठीक हो रहे हैं, कौन सी क्लैरिटी नहीं थी मुझे, वो इवैल्यूएशन आपका मॉक टेस्ट से आएगा। तो ऐसा नहीं है जितनी जल्दी प्री कवर करो, मेरा कहने का मतलब है आपके पास टाइम है ये फेब तक का। आप एटलीस्ट दिसंबर तक अपने बाकी करंट अफेयर्स आपका 1-2 घंटे चल ही रहा है, ठीक है, एंड फिर आपका पॉलिटिकल साइंस चल रहा है जिसमें पॉलिटी रहेगा, पॉलिटी डिटेल में रख लो साथ में इस सब्जेक्ट को। एंड एट द सेम टाइम आपका इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, इसमें वो भी प्री में आता है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहता है इसमें, वो भी आपका प्री में आता है। फिर आपका दूसरा रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है, वो आपका मेंस में आ जाता है, वो भी आपको हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम आपका करंट अफेयर्स आ गया यहाँ पर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एथिक्स का आपका आ गया। अब इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत लिंक करता है, तो आप हो सकता है कि 15 दिसंबर तक आते आते, या अभी आपके पास में इतना टाइम है तो आप इसमें साथ साथ कवर कर सकते हैं। सिर्फ पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री साथ में लिख करके कवर कर लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों की कंप्लीट नहीं होती है, 6-6 महीने बैठे रहते हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप अगर फेब में भी अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तो भी आई एम टेलिंग यू, आप जो बच्चे यूपीएससी के लिए अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 70% बच्चों से आगे रहोगे अगर आपका सिलेबस फेब तक कंप्लीट होता है। फेब तक कंप्लीट होने का मतलब है विद क्लैरिटी, विद रिविजन। तो आप 70% से, क्योंकि फिर आखिरी के जो आपके 3 महीने रहेंगे उसमें आपको फिर मॉक्स पे, रिविजन पे, एनालिसिस पे ध्यान देना है। आई एम genuinely telling you this is what you should be doing right now if you really want to see yourself in the list next year, or even if you want to crack pre. So make sure you do these kind of things. Clear? So about this, if you are facing difficulty, Raghav, प्लीज लेट मी नो कि आपको क्या कंफ्यूजन हो रही है, टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। दिस इज माय प्रायोरिटी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स? यस, यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। तो इसमें प्रॉब्लम मुझे लगता है आपको इसीलिए आ रही होगी कनेक्ट करने में, क्योंकि लैक ऑफ रिविजन है वो। आपने अभी रिसेंटली कंप्लीट किए होंगे अपने सभी टॉपिक्स, यू आर फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का मतलब ये होता है लैक ऑफ रिविजन, इसका साफ मतलब है लैक ऑफ रिविजन है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद यूपीएससी, डेटा इतना है कि आप भूलते जाते हो चीजें, तो उसके लिए आपको रिविजन करना जरूरी है। तो अभी अगर आप सी यू हैव स्टार्टेड विद 0, आपको 0 से 100 पे पहुंचना है, तो हर कोई यहीं से स्टार्ट करता है, 0 से ही। हर हर स्टूडेंट आपके साथ में जो पढ़ रहा है 0 से ही स्टार्ट किया है उसने। इट इज जस्ट दैट उनकी नंबर ऑफ रिविजन हो चुकी हैं, आपकी रिविजन नहीं हुई है। आपको समझ में आया? दैट इज गुड। अब इसको रिवाइज करना है। इफ यू आस्क एनी स्टूडेंट फ्रॉम बैच नंबर 6, those who are performing good, Aviral, Vinay, Soumya, Kanhaiya, there are others, इन लोगों ने कम से कम भी इनसे पूछोगे तो 3 से 4 से 5 रिविजन ये लोग कर चुके हैं, वीडियोस की, पीडीएफ्स की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तब इनको एक एक चीज वैसे याद है जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ अभी भी, लेकिन उनके टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स। इवन अभी विनय कल परसों ही एक क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे पेपर 1 सेक्शन 1 का, कि मैम इसका ये बता दीजिए। तो अभी भी दे फेस दिस डिफिकल्टी, तो वहां पर भी होता है लैक ऑफ रिविजन। जहां आपको लगता है यू आर फॉरगेटिंग, इसका मतलब यू नीड अ रिविजन। एंड रिविजन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप पढ़ रहे हो तो फ्लो चार्ट बनाओ, और हर एक हफ्ते के एंड में कीप इट ऑन संडे और सैटरडे वेन एवर यू फील लाइक, आधा घंटा उन फ्लो चार्ट्स को ब्राउज करो, ब्राउज थ्रू दैट कि किसने क्या बोला था। जैसे मैंने अविरल के फ्लो चार्ट्स आपको दिए हैं, एक बार उसको देखो, मैंने आज ही शेयर किए हैं ग्रुप में राघव।
यू गो थ्रू दैट कि क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, फिर याद रखने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है ऐसे था। नहीं होता है तो क्लास में डिस्कस कर लो, दो दो टॉपिक करके, नॉट क्लास बट ग्रुप में, ग्रुप में दो दो टॉपिक करके आप डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। आप अगर आपको लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में वॉइस फॉर्मेट भी अवेलेबल है, वॉइस नोट भी अवेलेबल है, आप लोग दूसरों से बोल सकते हो कि ठीक है लेट्स रिवाइज इट, इसमें क्या था उसमें क्या था। जहाँ आपकी कोई गलती आती है तो सामने वाला जिसको ज्यादा पता है, जो आपसे ज्यादा आगे होगा, वो आपको करेक्ट कर देगा। तो ऐसे में चीज आपको याद रहेगी, ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो ग्रुप का पर्पस भी यही था कि आप लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपना अपना ही होता रहे। अपना कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इंटरैक्शन से ज्यादा होता है। हाँ, इवन आई डिड नॉट हैव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो रहता है लेकिन ठीक है, चौथी पांचवी डिवीजन के बाद याद रहता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम। मेरा भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं था, दिस इज व्हाट इवन आई हैव डन, तो इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। नॉट एज अ टीचर आई एम सेइंग, एज अ स्टूडेंट आई एम सेइंग देर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स। जैसे मैंने करंट अफेयर्स अभी तक टच नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू टीच यू करंट अफेयर्स इन दिसंबर। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैंने करंट अफेयर्स किया हो, बट आई एम स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर टू थिंक दैट अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो आई गिव द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं भी तो पढ़ के ही पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आई हैव डन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो आपको ऐसे ही करना है। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको कोई कोई चीज पढ़ाती हूँ तो मैं ऑब्वियसली पढ़ूंगी उसको, फिर आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन आई एम टीचिंग यू, तो उस टाइम पे मुझे चीजें याद रहेंगी। अगर मैंने वो सेम चीज दो तीन बैच में पढ़ा दी तो मुझे एक एक वर्ड याद रहेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस विद टीचिंग और विद रिविजन। मैं ये नहीं बोल रही टीचिंग के साथ में, क्योंकि मेरी रिविजन हो जाएगी उसके साथ में। आई रिमेंबर ईच एंड एवरी topic in political science because of this, because I have revised it. It is all because of revision. Clarity तो है, sometimes even मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं भी आपको बोल देती हूँ कि ओके आई विल चेक इट, या मतलब देख करके मैं देखूंगी इसमें क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसे करके। तो रिविजन इज द की। तो यू हैव टू मैच दिस लेवल एटलीस्ट। तो जो पीडीएफ है एक एक वर्ड वो याद रखा जा सकता है अगर आप रिविजन कीजिए। पहले समझने की रिविजन रखो, पहले दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद पीडीएफ में क्लैरिटी लाओ, ठीक है। तो जो आपने लेसन्स देखे हैं उसको एक और बार देखो, दो तीन बार देखो, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फिर एक और बार देखो, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो आप। अभी पूरा 1.5 घंटा आप लोगों ने लगाया, विच इज गुड, क्योंकि पहली बार आप समझ रहे थे। लाइव क्लास में आना बहुत जरूरी है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। जब आपका नहीं होता है लाइव क्लास, आप रिकॉर्डिंग देखो एक बारी, रिकॉर्डिंग में 2x स्पीड पे डाल करके कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी चलेगा, एंड उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो। आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, 1.5 घंटे की क्लास है तो 40 मिनट लगेंगे। तो कोई भी एक दिन जब आपकी छुट्टी रहती है, आपके पास में रिविजन का बहुत टाइम है, ऐसे रिवाइज कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट रहती है पहले आप वीडियोस पे ध्यान दें, उसके बाद पीडीएफ में ध्यान दें, ठीक है। पीडीएफ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे आप बेशक से फ्लो चार्ट बना सकते हैं साथ साथ। जैसे क्लास चल रही है तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया जॉन स्टुअर्ट मिल, कि ये इनके डिसाइपल थे, या इनको ऐसे सपोर्ट करते थे, या इन्होंने ऐसे रिवाइज किया, और उस टाइम पे क्रिटिसिज्म था पिग्स फिलोसफी। मैं पढ़ा रही हूँ, वो चीज़ आप लिख सकते हो, लेकिन जो पीडीएफ दी जा रही है उसको बाद में अगर कॉपी पे उतार रहे हो तो ये टाइम वेस्ट है, दैट्स अ टाइम वेस्ट। तो मेक श्योर यू मेक योर ओन फ्लो चार्ट। हालांकि मैंने इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास में 1.5 घंटा होता है, और मैं चाह रही थी कि मैं फ्लो चार्ट ना लिखवाऊँ इसमें। मैंने उस क्लास में भी फ्लो चार्ट लिखवाना बंद कर दिया। मैंने शुरुआत में उनको 2 4 5 6 लेसन्स में फ्लो चार्ट बनवाया था, उसके बाद क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था तो मैंने उनको बोला कि अब आपको पता ही होगा कि फ्लो चार्ट में लिखना क्या होता है। तो वही चीज़ें अब उनको पता है, क्योंकि एक बार दो बार हो जाती है तो पता चल जाती है। तो मैंने आपको वो सैंपल दे दिया कि उन लोगों ने कैसे बनाए हैं, आप अपने मुताबिक उसको कर सकते हो चेंज। आपको लगता है ज़्यादा डिटेल में चाहिए, आप वैसे कर लो, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आप खुद बताओ, जो चीज़ मैंने वीडियो में पढ़ाई है
आर दीज थिंग्स, मतलब आपके हेड में है वो सारी एक एक बात? जॉन स्टुअर्ट मिल ने उस पर क्या बोला, थॉमस हॉब्स ने उस पर क्या बोला था, लिबर्टी से रिलेटेड? तो नहीं है। यानी पहली प्रायोरिटी आपकी वीडियोस रहनी चाहिए। वीडियोस में जो एक एक चीज बोली गई है आपके दिमाग में रिकॉर्डिंग की तरह बजना चाहिए कि दिस इज द थिंग, ओके ऐसा बोला था वैसा बोला था उन्होंने। तो यू कैन रिमेम्बर माई वॉइस वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। ये इंटरक्टिव, जैसे मूवी की स्टोरी याद रहती है ऐसे ही याद रहेगा आपको। तो मल्टीपल टाइम्स करो इसको। बस डिफरेंट ये होता है, मूवीज में हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा रहता है क्योंकि फिर वो मूवीज हो गई, वहां में हमसे कोई एग्जाम में थोड़ा ना पूछेगा। अगर सेम ही मूवीज जो इंग्लिश लिटरेचर वालों की होती हैं, उनको अगर कोई ड्रामा दिखाया जाता है, उसका उनसे पूछा जाता है, उस पर क्वेश्चनिंग होती है, तो फिर वो स्टडी उसमें चला जाता है। तो डोंट थिंक कि ये स्टडी उसमें है। थिंक ऑफ इट इज एज अ क्लास जहाँ से आपका हॉराइजन जो आपके माइंड का है वो ब्रॉडन हो रहा है। ठीक है? और उसको मल्टीपल टाइम देखो। एक एक चीज जो क्लास में पढ़ाई जा रही है इतनी बार आपको आ चुकी हो, 4 से 5 बार सब चीजें याद होने लग जाएंगी कि मैंने क्लास में क्या बोला। जब वो आता है अब पीडीएफ पे जाओ, अब पीडीएफ का मतलब समझो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लो। स्टिल देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको लगता है ऐसा। ठीक है? If you want to choose any subject from humanity, I will suggest you political science. You can choose sociology also. There are educators who are teaching sociology and teaching political science. I feel कि political science is a subject जिसमें overlapping ज़्यादा होती है तो आपको फ़ायदा करेगा. For more details, Govind, you can refer to my lecture 1 of this course. वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है? आप फ्लो चार्ट ग्रुप में एक बार डाल दो. एल सी. ठीक है? बाकी ग्रुप में आप कनेक्टिविटी के लिए चाहे आप गलत बात बोलो, लेकिन प्लीज आस्क एनीवन. जैसे अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है राघव, आपको लगता है कि ये ऐसे था तो वो ऐसे कैसे हुआ, मतलब मैकियावेली ने ये बोला था तो ये क्या हुआ, और हॉब्स ने बोला था, ये किसने बोला था? आस्क देम. उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी. यू कैन आस्क देम ऑल्सो. जैसे स्पेशली प्रांजल और उमंग, ये लोग अभी पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए. तो इनको अभी तक 4 से 5 बार पीडी अपनी जो क्लास थी वो देख लेनी चाहिए थी, तो इनको ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है उस टॉपिक की. तो आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग कि कोई मुझे ये बता दो या इसकी क्लैरिटी. ठीक है? 4 बार तो देखो देखनी पड़ेगी, दिसंबर से पहले 4 बार करना पड़ेगा आपको. दिस इज योर होमवर्क. एक बार जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा 3 बार जो मैंने आपको बताया है कि बार बार देखोगे, समझोगे, और फ्लो चार्ट बना लो एक ही बार में. उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो फ्लो चार्ट को. फ्लो चार्ट से ये रहता है कि आपको मेन मेन कीवर्ड सारे याद हो जाते हैं, क्लैरिटी ज्यादा बेहतर आती है. दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट. क्लियर? सो दिस इज इट फॉर टुडे. डाउट क्लियरिंग सेशन में सोचा था रिविजन होगी, बट ठीक है, यू टाइम टू टाइम ना होता है थोड़ा. हाँ, आई एम मेकिंग इट इन हिंदी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. वो बन जाएगा, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आई एम ट्राइंग इट. ओके, सो दिस इज इट. हाँ, आंसर राइटिंग स्टार्ट होगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग की 14 अगस्त से. ओके, बाय बाय. टाइम आपका 1:30 बजे रहेगा, जो आपका नॉर्मल क्लास टाइमिंग होता है.